नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं इंडिया एयर बुक 2020 के एमसीक्यूज। काफ़ी ज़्यादा छाने गए क्वेश्चंस हैं। ये बड़ी पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, उसको आप बिल्कुल देखिए। यहाँ पे इसके आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए मैं आपको इसको आगे बढ़ाने से पहले थोड़ा सा आपको बता दूँ कि हमारे पेड ग्रुप चलते हैं। इन 2 नंबरों पे आप कॉल कीजिए और पेड ग्रुप के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। उसके अलावा टेलीग्राम पे आप @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज खोजिए, उसको बिल्कुल ही ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूं कि यूपीएससी प्री 2020 के लिए 100 डेज का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। आप इन 2 नंबरों पे कॉल करें, सारी जानकारी आपको इसके बारे में मिल जाएगी। 21 जून से लेकर के 4 अक्टूबर तक ये हमारा फुल पेड ग्रुप होगा और फुल पेड ग्रुप के जो चार्जेस हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, 13,000 रुपए का है। अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो लगभग 5,000 इसमें आपको रुपए लगेंगे और 40 टेस्ट मिलेंगे और 4,000 टॉप क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसको बिल्कुल ही आप इन दोनों नंबरों पे कॉल कीजिए, सारी जानकारी लीजिए और बिल्कुल ही आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यही जो चीज़ है आपको अब की बार के यूपीएससी में आगे निकाल सकती है। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 301। One nation, one ration card scheme was implemented on pilot basis in which of the following state? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की स्कीम जो है वो पायलट बेसिस पे, मतलब कि सर्वप्रथम किन राज्यों में शुरू की गई थी, उसके बाद से इसको धीरे धीरे सभी राज्यों में एक्सटेंड करना है। हमारे पास 1 है गुजरात, 2 है महाराष्ट्र, 3 है तेलंगाना और 4 है उड़ीसा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि क्या करेक्ट ऑप्शंस कोड होने चाहिए। ए होना चाहिए only 1 and 2, B only 2 and 3, C 1, 2, 3 and 4 और D 1, 2 and 4। इसको ध्यान में रखते हुए मैं आपको आंसर बताता हूं। इसका आंसर होगा D only 1, 2 and 3, मतलब कि 1 एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की जो स्कीम है वो पायलट बेसिस पे, मतलब कि सर्वप्रथम 4 राज्यों में स्टार्ट की गई है। धीरे धीरे ये सारे राज्यों को एक्सटेंड की जाएगी और ये जो पायलट बेसिस पे जो 4 राज्य हैं वो है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जो चौथा हमारा स्टेटमेंट था कि उड़ीसा, वो कहीं भी इसमें पायलट बेसिस पे नहीं है। तो इस तरह 4th हमारा गलत हो गया, तो 1, 2 और 3 सही हो गए। फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 302। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिटरमाइन विच इज करेक्ट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और आप विचार कीजिए कि कौन सा सही है। कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन November 26 टू मार्क द डे ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट। हर एक साल नवंबर 26 को राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है, इस याद में कि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर मैं एक आपको हिंट दे रहा हूं कि इसी के ऊपर इसकी सत्यता निर्भर करती है कि आपने यहाँ पे क्या लिखा है। सेकंड हम स्टेटमेंट देखते हैं। अर्लियर दिस डे वॉज कॉमेमोरेटेड एज नेशनल लॉ डे। इसके पहले यह जो दिन है 26 नवंबर का, इसको राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में मनाया जाता था। अब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कोड आप देखें। ए है only 1, B है only 2, C है both 1 and 2 और D है neither 1 nor 2। तो इसको देखने के बाद मैं आपको सही आंसर बता ही देता हूं। आंसर B होगा इसका only 2, मतलब कि पहले इसको लॉ दिवस के रूप में मनाया जाता था। अभी यहाँ पे स्टेटमेंट 1 गलत है। आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो मैं जानता हूं कि 26 नवंबर 1949 की याद में कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, लेकिन इसमें बहुत ही छोटी सी टेक्निकलिटी है, उसको आपको बहुत ही तकनीकी तरीके से देखना होगा और ध्यान देना होगा। याद रखिए कि नवंबर 26, 1949 को हमारा संविधान बन करके उसको अडॉप्ट किया गया था और उसके सिर्फ कुछ एक ही प्रोविजंस को इफेक्ट में लाया गया था। उसको इनेक्ट तो कर दिया गया था, लेकिन इफेक्ट में सिर्फ कुछ एक ही प्रोविजन, जैसे सिटीजनशिप वाले हैं, उन्हीं को इफेक्ट में लाया गया था। लेकिन पूर्ण संविधान हमारा इनेक्ट और जिस दिन इफेक्ट में आया, मतलब प्रभावशाली हुआ, वो था जनवरी 26, 1950, यानी कि जिसको कि हम रिपब्लिक डे जिस दिन हम मनाते हैं, हमारा देश उस दिन गणतंत्र हुआ, तो वो है जनवरी 26, 1950। मतलब ये बात तो सही है कि जो हमारा देश का कानून दिवस है या जो पहले मनाया जाता था और अभी संविधान दिवस नवंबर 26 को मनाया जाता है, लेकिन ये केम इनटू इफेक्ट वाली बात जो है ये वाली गलत हो जाती है और इसलिए ये स्टेटमेंट 1 जो है हमारा गलत हो जाता है। 303 देखते हैं कि यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी के नेटवर्क में भारत की कौन सी सिटी शामिल हो गई है। हमारे पास 1 है चेन्नई, 2 है बेंगलुरु, 3 है मुंबई और 4 है हैदराबाद। अब मैं आपको करेक्ट ऑप्शन कोड दिखाता हूं। A only 1 and 2, B only 1, 2, 3, C है only 3 and 4 और D है only 1 and 4। इसका सही आंसर होगा आंसर C only 3 and 4, मतलब कि मुंबई
और हैदराबाद को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी के नेटवर्क में शामिल कर लिया गया है। किस फील्ड में? फिल्म के फील्ड में और गैस्ट्रोनॉमी के फील्ड, राइट। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, किसी फेस्टिवल में कोई मनाया जाता है, उस फेस्टिवल में एक शब्द का यूज किया जाता है, उस शब्द को कहते हैं कूट, KUT, कूट। अब यह जो फेस्टिवल है वह किस राज्य में मनाया जाता है? हमारे पास A है नागालैंड, B है मणिपुर, C है त्रिपुरा और D है मिजोरम। कूट किस भारतीय राज्य के त्योहार के लिए एक शब्द है? तो आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। हमारा आंसर D होगा, मिजोरम। मिजोरम जो है, आपको इसका मैं एक्सप्लेनेशन बताता हूं। कूट इज द मिजो टर्म फॉर फेस्टिवल। देखिए, फेस्टिवल को मिजो भाषा में कूट ही कहते हैं। कूट का मतलब ही होता है वहां पर फेस्टिवल, या अगर हम हिंदी में कहें तो पर्व, ये सब। तो वहां पे छापर कूट, मीम कूट, तलफवांग कूट, ये सब चीजें अभी मनाई जाती हैं। तो कूट का मतलब क्या होता है? त्योहार होता है, और मिजो शब्द में है ये। 305 हम देखते हैं। Which of the following statement are correct with respect to right of children for free and compulsory education? अब नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखें और अब बताएं कि राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, बच्चों का जो अधिकार है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का, वो उसके बारे में कौन से कथन सही है? स्टेटमेंट 1 है हमारा कि ऑल द प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स एंड सोशल स्कूल्स आर मैंडेटेड by RTE Act to reserve 25% for economically weaker sections। अब इसमें कहा गया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25% सीटें आरक्षित करने के लिए सभी निजी या फिर गैर सहायता प्राप्त विद्यालय और विशिष्ट विद्यालय अनिवार्य हैं कि वो अपने यहाँ पे 25% सीट जो है वो रखें, ताकि वो RTE वालों के तहत ऐसे बच्चे को दी जा सके जो कि कमजोर वर्गों से हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 12 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है। देखिए, RTI जो है कन्फर्म करता है कि एलिमेंट्री एजुकेशन 6 से लेके 12 साल के बच्चे को मिलनी ही चाहिए और ये उसका अधिकार है। आप इस पे विचार कीजिए, क्या 6 से 12 है या कुछ और है। थर्ड आप देखिए, सर्व शिक्षा अभियान इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सर्व शिक्षा अभियान को पूरा सार्वभौमिक किया जा रहा है कि माध्यमिक शिक्षा जो है सबको हर एक जगह पे ये लागू की जा सके। अब मैं आपको दिखाता हूं कि करेक्ट कोड क्या होना चाहिए। ए है हमारा 2 3, बी है 1 2, सी है 1 ओनली और डी है ऑल ऑफ द एबव। अब आपको देखना है करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा 1 ओनली, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा गलत है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या है कि द राइट टू एजुकेशन एक्ट, मतलब सी में 1 ओनली हम कह रहे हैं। यहां पे आप पाएंगे कि यहां पे 1 2 3 3 स्टेटमेंट है, तो 2 और 3 हमारा ये गलत होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 305। Which of the following statements are correct with respect to right of children for free and compulsory education? बच्चों के फ्री और कंपलसरी अनिवार्य शिक्षा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? अब हमारे पास स्टेटमेंट 1 है कि ऑल द प्राइवेट अनएडेड स्कूल एंड सोशल स्कूल्स आर मैंडेटेड बाय द RTE एक्ट टू रिजर्व 25% सीट फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। अब जितने भी हमारे स्कूल हैं, चाहे वो निजी स्कूल हो या फिर गैर सहायता प्राप्त कोई विशिष्ट स्कूल हो, सभी लोगों को अपने यहाँ पे 25% सीटों को रिजर्व रखना है, ताकि वहां पे जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं उनको एडमिशन दिया जा सके। दूसरा हमारे यहाँ पे है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 12 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है कि जो भी 6 से 12 साल के बच्चे हैं सबको जो है प्रारंभिक शिक्षा मिलनी ही चाहिए। और ये आपको बताना है सही है गलत है। स्पेशली ये एज वाला फैक्टर देखिएगा कि जो लिमिट है 6 से 12 वाली, क्या यही है कुछ और है। थर्ड हम देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए लागू किया जा रहा है कि भाई माध्यमिक शिक्षा सबको एक्सटेंड की जाए, इसके लिए लागू किया जा रहा है। अब हम चूज द करेक्ट आंसर देखते हैं। ए है 2 3, बी है 1 2 3 और सी है 1 ओनली और डी है ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा
सी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सी का मतलब क्या हुआ देख लीजिए यहाँ पे। सी का मतलब 1 ओनली है, मतलब 2 3 हमारे गलत होना है। 2 कैसे गलत होगा? स्टेटमेंट देखें हम कि द राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, वो क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। मतलब कि यहाँ पे एज लिमिट क्या थी, मैंने आपको वहीं पे बताया था कि 6 से 12 नहीं होगा, 6 से 14 होगा, राइट। अब स्टेटमेंट 3 कैसे गलत है? सर्व शिक्षा अभियान जो है उसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, यूनिवर्सलाइज किया जा रहा है। ये किस लिए है? एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है। इट इज नॉट फॉर द, जो हम दूसरा बता रहे थे कि यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा के लिए ये नहीं है। माध्यमिक शिक्षा का मतलब हुआ कि आपके सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ना होकर के एलिमेंट्री प्रारंभिक शिक्षा के लिए ही है सर्व शिक्षा अभियान। 306 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सर्व शिक्षा अभियान? अब आपको बताना है सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, देयर इज अ गवर्नमेंट पोर्टल अंडर द नेम सगुन दैट हैज बीन लॉन्च्ड टू मॉनिटर द एसएसए प्रोग्राम। अब एक सगुन नाम से एक सरकारी पोर्टल है जिसे सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की निगरानी के लिए लॉन्च किया गया है, शुरुआत की गई है उसकी। दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास कि द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम इज अ सब प्रोग्राम अंडर द सर्व शिक्षा अभियान। अब इसी सर्व शिक्षा अभियान के तहत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक उप कार्यक्रम है। उसके बाद से है थर्ड स्टेटमेंट, पढ़े भारत बढ़े भारत प्रोग्राम जो है ये फोकस करता है कि छोटे क्लासे में, अर्ली ग्रेड्स में बच्चे जो है पढ़ाई कर सकें। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। A 2 3, B 1 2, C 1 and 3 और D ऑल आर करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन 1 3 करेक्ट होगा, 2 हमारा गलत हो गया। 2 में क्या गलत है देखिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP, इसको लॉन्च किया गया था कब? 1994 में। और यह एक मेजर इनिशिएटिव है कि हमारे प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को, जो हमारी प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था है, उसको मतलब यूनिवर्सलाइज किया जा सके और सबको प्राइमरी एजुकेशन दिया जा सके। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं SSA की बात करूं, मतलब कि सर्व शिक्षा अभियान की, तो ये 2002 में शुरू किया गया था और यह ऑपरेशनल है। SSA हमारा जो है वो 2000 से 2001 के बीच में। अब देख लीजिए कि 1994 में तो ये शुरू किया गया था DPEP, तो ये कैसे SSA का हिस्सा हो सकता है? ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 307 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान? अब राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में कौन से स्टेटमेंट जो है वो हमारे सही है? अब हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, RMSA को लॉन्च किया गया था विद एन ऑब्जेक्टिव टू एनहांस एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन एंड इंप्रूव इट्स क्वालिटी। जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को की शुरुआत की गई थी, उसका उद्देश्य यह था कि सेकेंडरी एजुकेशन को उसकी क्वालिटी बढ़ा दी जाए और अधिकतर लोगों का एक्सेस, मतलब अधिकतर लोग इसमें एडमिशन इसके थ्रू ले सकें। सेकेंड हमारे पास स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान इज एन इनिशिएटिव अंडर RMSA, कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान जो है वह राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत ही आता है। थर्ड हम देखते हैं कि इट इज 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फॉर यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर। ये जो हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, यह ऐसे यूनियन टेरिटरी जहां पे लेजिस्लेचर है। कौन कौन से यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे लेजिस्लेचर है? एक हो गया NCT ऑफ दिल्ली, और दूसरा वैसे ही हो गया कि UT ऑफ पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी, और तीसरा हो गया हमारा UT ऑफ JNK। इन तीनों जगहों पे जो हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है उसके लिए सेंटर जो है 100% पैसे देगा। तो हमारे पास ये 3 स्टेटमेंट्स हो गए। अब हम देखते हैं कि भाई इसके करेक्ट कोड क्या होंगे और उसके हिसाब से हम आगे इसको बढ़ाएंगे। करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे होगा B। देखिए B क्या है, B कह रहा है 1 और 2 सही है, मतलब कि हमारा 3 जो है वो गलत होगा। 3 क्या गलत है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है वो 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर के लिए। अगर कहीं पे लेजिस्लेचर हो गया जैसे दिल्ली, तो वहां पे शिक्षा व्यवस्था को ही लेकर के आप देखिए कि वहां की जो सरकार है वो काफी ज्यादा मतलब न्यूज में रही है कि उसकी जो शिक्षा व्यवस्था है काफी अच्छा है, एंड दे आर पुटिंग देयर मनी इनटू इट। तो मतलब कि जिन यूनियन टेरिटरीज में लेजिस्लेचर नहीं है, मतलब कि NCT ऑफ दिल्ली और UT ऑफ पुदुचेरी और UT ऑफ JNK को छोड़ करके बाकी जगहों पे जो
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए जो पैसे है वो जो है वो सेंटर देगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 308, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू SPQEM। SPQEM क्या होता है? स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा। तो अब SPQEM की मतलब कि मदरसों में एक अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सके के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? तो हमारे पास स्टेटमेंट एक है कि अंडर दिस स्कीम मदरसा महतवाज दारुल उलूम कैन ऑप्ट टू बिकम एक्रेडिटेड स्टडी सेंटर विद CBSE। अगर ये लोग चाहें SPQEM वाले तो मदरसे की में गुणवत्ता शिक्षा को और प्रदान करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो भी मदरसे हैं, मेहताब हैं, दारुल उलूम है, वो CBSE पाठ्यक्रम को अपना सकते हैं। ठीक है। सेकंड हमारा स्टेटमेंट है कि दिस स्कीम इज लॉन्च अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ये जो स्कीम है कि SPQEM मतलब कि स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा, यह योजना अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालयों के अधीन है। माइनॉरिटी की बात की जा रही है तो यहां पे चूज द करेक्ट ऑप्शन हम देखेंगे। ए है 1 ओनली, B 2 ओनली, और C है बोथ 1 and 2, और D है नीदर 1 and 2। एक्सप्लेन मैं आपको करता हूं कि क्योंकि यहां पे लिखा गया कि कोई भी सही नहीं है। देखिए पहला कह रहा है कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। एक क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि इस स्कीम के तहत जो भी मदरसा है, महतकावाज है या फिर दारुल उलूम है, वो क्या कर सकते हैं? एक्रेडिटेट कर सकते हैं कि भाई स्टडी सेंटर जो हो उनका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के तहत काम करेगा, NIOS के तहत काम करेगा, न कि ये CBSE के तहत काम नहीं करेगा। CBSE को अपना पाठ्यक्रम वो नहीं ले सकते, बात ही नहीं उठती। बात उठती है अगर वो चाहें तो NIOS को अपना सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे चूंकि शिक्षा की बात की जा रही है, और जब शिक्षा की बात की जा रही है तो देयर इज नो रोल टू प्ले कि वहां पे आपका आएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को आने का कोई मतलब ही नहीं है, भले ही यहाँ पे माइनॉरिटी शामिल है। ओके, शिक्षा की बात हो रही है तो कौन आएगा? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ये आएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास है कि 309, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिड डे मील स्कीम। अब मिड डे मील स्कीम के बारे में कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है? देखिए, दिस स्कीम ऑल्सो कवर्स चिल्ड्रन ऑफ क्लासेस 1 to 8 स्टडिंग इन मदरसा महतकावाज सपोर्टेड अंडर सर्व शिक्षा अभियान। देखिए, जो मिड डे मील स्कीम का मतलब है कि जो भी बच्चे स्कूल आते हैं दोपहर के समय उनको एक खाना खिलाया जाएगा। खाना इसलिए खिलाया जाएगा कि अधिकतर बच्चे ऐसे तबकों से आते हैं जहां पे उनको खाने की सुविधा नहीं मिल पाती, और माता पिता ये सोचते हैं कि बच्चा खाएगा, कुछ थोड़ा सा काम कर ले कि पढ़ने जाएगा। तो कहा गया कि भाई चलो तुम अपने बच्चे से कोई काम जो है कराओगे नहीं, क्योंकि वो तो हमारा ऑलरेडी गैर कानूनी है। अब जब ये गैर कानूनी है तो कम से कम आपको खाने की चिंता है, तो आप बच्चे को स्कूल में भेजिए और दोपहर के समय उनको खाना मिल जाएगा। अब इस मिड डे मील स्कीम के तहत कहा जा रहा है कि जो भी बच्चे 1 से 8 क्लास के बीच में पढ़ते हैं, चाहे मदरसे में पढ़ते हैं या फिर मक्तबा में पढ़ते हैं, वो जो भी सर्व शिक्षा अभियान के तहत पढ़ाई कर रहे हैं वो भी इस स्कीम के तहत मिड डे मील की सुविधाएं उनको दी जाएंगी। सेकंड स्टेटमेंट हमारा CMC सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी, वो क्या करती है? ये जो हमारा मिड डे मील स्कीम है उसके इम्प्लीमेंटेशन को, कि इसका कार्यान्वयन सही से हो रहा है नहीं, उसका ओवरसी करती है, मतलब ध्यान देती है। और क्या करती है? और भी ये देखती है कि इसके मैकेनिज्म फॉर मेंटेनेंस के लिए कि न्यूट्रिशनल स्टैंडर्ड, चलो खाना तो दे रहे हो लेकिन खाने में जो भी पोषक तत्व जरूरी है वो दिए जा रहे हैं नहीं, इसका भी ध्यान रखता है। और खाने की क्वालिटी कैसी है इसका भी ध्यान रखता है। कौन ध्यान रखता है? सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी। अब तीसरा स्टेटमेंट है हमारे पास, तिथि भोजन इज अ कॉन्सेप्ट अंडर द मिड डे मील बीइंग फॉलोड इन उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश में इसी मिड डे मील स्कीम के तहत तिथि भोजन का एक सिद्धांत जो है वो भी यूज किया जा रहा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि क्या है। अब मैं आपको हिंदी में इसको बताता हूं। मध्याह्न भोजन का जो है योजना, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए हम इसको देखते हैं कि इस योजना में कक्षा 1 से लेकर 8 के बच्चे भी शामिल हैं। ये सब तो हमने देख लिया। अब हम करेक्ट आंसर ही सीधे देखते हैं। ए है हमारा 2 3, बी है 1 2 और सी है 1 और 3 और डी है
ऑल आर करेक्ट, चारों ही सही है। करेक्ट ऑप्शन होगा बी, मतलब 1 और 2 हमारा सही है। जो तीसरा है कि स्टेटमेंट 3 वो गलत है। तिथि भोजन जो है ये कॉन्सेप्ट डिजाइन किया गया है ताकि ग्रेटर पब्लिक पार्टिसिपेशन हो मिड डे मील प्रोग्राम के तहत, और ये कहां पे शुरू किया गया है? गुजरात का। हमारे यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखा है? उत्तर प्रदेश में इसको शुरू किया गया है, विच इज अ रॉन्ग आंसर। मिड डे मील स्कीम के अंदर ही जो तिथि भोजन का कॉन्सेप्ट है गुजरात में उसको शुरू किया गया है ताकि इसमें ज्यादातर पब्लिक का पार्टिसिपेशन रहे कि इन चीजों को ऑब्जर्व किया जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अब नीचे दिए गए कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान देने की जरूरत है कि इनकरेक्ट होने की बात कही जा रही है। किसके रिस्पेक्ट के बारे में? हायर और टेक्निकल एजुकेशन के बारे में। जो गलत है उसको चुनना है। अब हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, सक्षम स्कीम फॉर डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन एम एट प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन टू परस्यू एनी हायर एजुकेशन। अब जो सक्षम स्कीम है वो क्या करती है? अलग अलग विकलांग बच्चे का मतलब उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता प्रदान की जा सके, उसी के लिए है हमारी सक्षम योजना। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किन बच्चों को? जो विकलांग है, अक्षम है। दूसरा हम देखते हैं स्टेटमेंट है ईशान विकास प्रोग्राम। इसको शुरू किया गया है कई सारे सिलेक्टेड कॉलेजेस में या स्कूल्स में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, और वहां पे इस प्रोग्राम को शुरू किया गया किसके तहत? आईआईटी के तहत, एनआईटी के तहत, ताकि यहां के लोगों को एकेडमिक एक्सपोजर मिल सके। ईशान विकास प्रोग्राम कहां शुरू किया गया है? कुछ सिलेक्टेड कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट को क्लोज कांटेक्ट विद आईआईटी और एनआईटी के तहत। तीसरा हम देखते हैं स्टेटमेंट कि प्रगति स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स स्टूडेंट इज अ स्कीम ऑफ एआईसीटीई। जो प्रगति स्कॉलरशिप है वो एआईसीटीई के तहत, एआईसीटीई क्या है? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। वह इंडिया में जितने भी टेक्निकल एजुकेशन है, इंजीनियरिंग वगैरह से रिलेटेड, सारों के लिए जो है वो कंट्रोलिंग बॉडी है ये। अब एआईसीटी के तहत ही गर्ल्स स्टूडेंट को स्कॉलरशिप देने के लिए प्रगति को शुरू किया गया है। अब हम देखते हैं कि क्या इसके करेक्ट कोड दिए गए हैं। चलिए, करेक्ट कोड है यहाँ पे हमें A23, B12 और C1 and 3 और D सभी के सभी हमारे सही हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे A हो गया। स्टेटमेंट 2 और 3 हमारे करेक्ट हो गए, स्टेटमेंट 1 ही हमारा गलत हो गया। देखिए, सक्षम के बारे में कहा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा यह शुरू किया गया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब कि शिक्षा विभाग से है, और यह इंप्लीमेंट किया गया है ताकि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। कहां पे? प्रोवाइडिंग इंकरेजमेंट एंड सपोर्ट टू स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन टू परस्यू टेक्निकल एजुकेशन, कि जितने भी हमारे विकलांग बच्चे हैं उनको टेक्निकल एजुकेशन दिया जा सके। और आप देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ था? वहां पे लिखा था कि भाई इसको शुरू किया गया है सक्षम को कि विकलांग एजुकेशन, जो भी विकलांग बच्चे हैं उनको हायर एजुकेशन दिया जा सके। तो हायर एजुकेशन डजंट मीन कि भाई आप टेक्निकल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक आपको होना है कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा एमएचआरडी का प्रोग्राम है, सक्षम अभियान है, और यह ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से मिलकर के, न कि आईआईटी और ये से मिलकर के। दो जितनी भी इंजीनियरिंग है वो एआईसीटी के अंतर्गत आ जाएंगी, लेकिन यह विकलांग बच्चों को ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट स्कीम के तहत क्या प्रोवाइड कराने के लिए है? उनको इनकरेज करने के लिए और सपोर्ट प्रदान करने के लिए, ताकि वो टेक्निकल एजुकेशन। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 311 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? हमारे पास पहले आपको स्कीम दिखाएंगे, उसके बाद से फिर आपको बताना है कि उसका कौन सा एम है, उसका उद्देश्य क्या है। तो हम देखते हैं कि पहला स्कीम है हमारे पास स्वयं क्या कहता है कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। दूसरा है हमारे पास ज्ञान कहता है कि इंगेजमेंट ऑफ साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर, कि जो भी वैज्ञानिक और विज्ञान के लोग हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं और एंटरप्रेन्योर जो कि उद्यमी है। उद्यमी का मतलब हुआ कि जो भी जिन्होंने इंडस्ट्रीज वगैरह खोल रखी है और इन सब कार्यों में है, उनका आपस में इंगेजमेंट हो सके। फिर तीसरा हमारा है कि गणित, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए। अब आपको बताना है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है।
तो थर्ड जो है हमारा करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि अब एक एक करके थोड़ा जान लीजिए। स्वयं जो है वो हमारा 9th से लेकर के और जितने भी हायर एजुकेशन है उसमें आप स्टार्टिंग कीजिए NIOS से, उसके बाद से आपके CBSE का भी पार्टनरशिप है, उसके बाद से जितने भी हमारे AICT वगैरह हो गए सबका पार्टनरशिप है। और ये क्या करेगा कि जितनी भी कोर्सेज मटेरियल है उसमें चाहे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो गए या फिर PDFs हो गए, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड ये कराई जाएंगी। ये हमारी गवर्नमेंट ऐसा मतलब करने जा रही है, तो ये है स्वयं के द्वारा होगा। ज्ञान जो है वह भी बिल्कुल सही है कि हायर एजुकेशन के लिए साइंटिस्ट और एंटरप्रेन्योर जो है वो आपस में इंगेज कर सकें, और ताकि साइंटिस्ट जो है उनको फंड मिल सके और एंटरप्रेन्योर्स को जो है उनके लिए जो भी प्रोडक्ट चाहिए वो मिल सके। गणित के लिए ये बात बिल्कुल ही गलत है कि इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए है, ये एक्चुअली न्यूमेरिकल्स मतलब कि गणित का मतलब ये होता है कि मैथमेटिक्स रिलेटेड है, तो ये हमारा जो है वो गलत हो गया। नेक्स्ट हम 312 देखते हैं। 312 में हमारा, चलिए देखते हैं 312 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमारे पास कथन है कि प्रधानमंत्री कृषि योजना जल संसाधन और कायाकल्प मंत्रालय के द्वारा प्रशासित की जाती है। इंग्लिश में देख लीजिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है वो एडमिनिस्ट्रेट की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड गंगा रिजुनोवेशन के तहत। ठीक है, अब इसके बाद से आप देखिए कि कृषि कल्याण कोष फंड जो है वो इंटायरली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY स्कीम के तहत है। अब इसके बाद से आप देखिए कि करेक्ट ऑप्शंस इसमें आपके पास क्या क्या है। आंसर A 2 ओनली है, B 1 2 ओनली है और C 1 ओनली है और D ऑल आर करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन D 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट हमारे सही हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन 313, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही हैं। नंबर 1 स्टेटमेंट हमारे कि देयर आर 18 डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया, कि भारत में टोटल 18 नामित बायोस्फीयर रिजर्व है। फिर दूसरा स्टेटमेंट है कि नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है उसको रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये इंटरनेशनली अंडर मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत इसको रिकॉग्नाइज किया गया है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, अब ये दो स्टेटमेंट आपने देख लिया, आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन, A 2 ओनली, B 1 2 ओनली, C 1 ओनली। तो आप देखिए कि C 1 ओनली होगा और D ऑल आर इनकरेक्ट, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा C। एक्सप्रेशन देख लीजिए, स्टेटमेंट 1 हमारा बिल्कुल ही सही है। स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली जो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व फॉर इंडिया है उसको वहां पे 182 कंट्रीज की 686 बायोस्फीयर रिजर्व्स में उसको शामिल किया गया है। ठीक है, ऑलरेडी 182 कंट्रीज की 686 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, उसमें कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को शुरू किया गया है। अब विद द एडिशन ऑफ कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व अभी जो है 11 ऑफ द 18 बायोस्फीयर रिजर्व इन द कंट्री आर ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज बेस्ड ऑन द यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लिस्ट। देखिए पहली बात तो बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ पे 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। दूसरी बात कि जो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में दी गई थी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व को नामित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मैन और बायोस्फीयर रिजर्व कार्यक्रम के तहत, ये बात गलत है। यहाँ पे नीलगिरी न होकर के सही आंसर क्या होगा, कंचनजंगा बायोस्फीयर है। अब ये कहाँ शामिल किया गया है, 122 कंट्रीज में 686 बायोस्फीयर रिजर्व के लिए एक प्रोग्राम है, उसके लिए ऑलरेडी एक लिस्ट है, उसमें कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व को नामित किया गया है। अब जान लीजिए कि हमारे देश में जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें से 11 जो है वो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के तहत इसके अंदर आ जाएंगे, जहां पे वर्ल्ड नेटवर्क काम करेगा बायोस्फीयर रिजर्व का यूनेस्को के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 314 है हमारा कि द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स और यूटीज फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थ्रू इट्स स्कीम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसको किसको पैसे देती है, स्टेट को देती है और केंद्र शासित प्रदेशों को देती है, ताकि उसके यहाँ पे एक एकीकृत वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स की जानवरों के लिए, जो भी जंगली जीव हैं उनके लिए एक वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बनाया जाए और
उसका डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड तरीके से किया जाए, मतलब समायोजित तरीके से किया जाए, जिसमें कि सेंटर और स्टेट दोनों ही शामिल हों। तो इसके लिए स्टेट और यूटीज को पैसे दिए जाएंगे। फिर स्टेटमेंट 2 है हमारा कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट 1972 इनकरेज द कल्टीवेशन ऑफ पीचर प्लांट थ्रू इट्स 6th शेड्यूल। अब 1972 का जो वाइल्ड लाइफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है वो अपनी 6ठी अनुसूची के माध्यम से पीचर संयंत्र की खेती की जो है वो इजाजत देता है, उसको प्रोत्साहित करता है। अब हम देखेंगे कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है। A ओनली, B 1 2 ओनली, C 2 ओनली और D ऑल आर इनकरेक्ट। सभी जो है हमारे पास यहाँ पे इनकरेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन हम देखते हैं कि करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास A। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, A हमारा सही है। स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि शेड्यूल 6 जो है, शेड्यूल 6 में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि जिनका कल्टीवेशन और प्लांटिंग वो प्रोहिबिटेड है, उसको बंद रखा गया है कि भाई आपको किसी को भी इन प्लांट्स का नहीं कल्टीवेशन करना है, ना ही उनको उपजाना है। अब इस कौन कौन से प्लांट्स हैं? एक तो बेडोमस सीसार्ड है जिसको कि हम काइकस बेडोमी कहते हैं, ब्लू वंडा है जिसको कि वांडो यूरोला कहते हैं, कूट है जिसको कि सोसुरा कोस्टस कहते हैं, लेडीज स्लीपर ऑर्किड्स है जिसको कि हम फेफिपीलियम स्पीपी कहते हैं, पीचर प्लांट है, नफिंथिस काशियाना है और रेड वांडा है। तो ये सारे ऐसे जो हैं जिनकी खेती और रोपण करना निषिद्ध है, मना है। ठीक है। 315 हम देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट पे आप विचार कीजिए और उसके बाद से आप बताएंगे कि इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। ठीक है। स्टेटमेंट हम देखते हैं कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया AWBI ये जो एस्टेब्लिश करता है अंडर सेक्शन 4 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1962 कि जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड है वह उसकी स्थापना की गई है क्रूरता को रोकने के लिए। जो भी पशुओं के खिलाफ जो क्रूरता की जाती है उसके 1962 में के अधिनियम की धारा 4 के तहत AWBI मतलब भारतीय पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना होनी है कि ताकि जानवरों से क्रूरता को रोका जा सके। इसका अधिनियम है 1962 का अधिनियम है। ठीक है। और धारा 4 के तहत अब प्रारंभ में AWBI वह खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन था। ठीक है। जरा सोचिए यहाँ पे बात किसकी की जा रही है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की। और कहा जा रहा है कि यह प्रारंभ में मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के अधीन था। तो क्या ऐसा आपको लगता है सही है? अब हम आपको दिखाते हैं कि करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए। ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या होना चाहिए? चूज द करेक्ट आंसर। A है 2 ओनली, B है 1 2 ओनली, C 1 ओनली और D ऑल आर इनकरेक्ट। देखिए करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा B होगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है। 316 देखिए 316 हमारा कि इन द वेक ऑफ भोपाल ट्रेजेडी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द एनवायरनमेंट एक्ट ऑफ 1986। मतलब कि भोपाल ट्रेजेडी जब हुई थी, भोपाल त्रासदी के मद्देनजर भारत सरकार ने 1986 का पर्यावरण अधिनियम बनाया था। ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट है हमारा कि द 44th अमेंडमेंट एडेड, जो 44वां अधिनियम था उसने क्लॉज G जोड़ा था आर्टिकल 51A में। जो संविधान का आर्टिकल 51A है उसमें जो 44th अमेंडमेंट कब का है? 1978 का है। उसने क्या जोड़ा था? संविधान के आर्टिकल 51A में क्लॉज G को जोड़ा था, जिससे कि यह फंडामेंटल ड्यूटी हो गई थी लोगों की। क्या हो गई थी? कि नेचुरल एनवायरनमेंट को बचाया जा सके और उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको इंप्रूव किया जा सके। थर्ड है हमारा कि गवर्नमेंट इज एग्जीक्यूटिंग ए नेशनल वाइड प्रोग्राम ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नोन एज स्वच्छ वायु प्रोग्राम। अब सरकार जो है कि पूरे कंट्री में एक अच्छी हवा सबको मिल सके, उसके लिए उसको मॉनिटर करने के लिए, हवा की क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए स्वच्छ वायु प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट कर रही है। अब देखिए कि इसमें हमारा कौन सा सही है। विच ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें सिर्फ हमारे D ओनली 1 सही है। ये A 2 3 हमारे बिल्कुल ही वैसे ही गलत हो गए, मतलब 2 और 3 तो हमारे गलत ही हैं। तो आप देखिए कि D ओनली 1 जो है हमारा सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है। 2 हम देखते हैं क्या भाई
यहाँ पे है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो संविधान के भाग 4A में शामिल की गई हैं और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के तहत इसको ये किया गया था। अब इसमें 11 टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आर्टिकल 51A के तहत, जिसमें कि जो भी स्टेचुटरी ड्यूटीज हैं, जो कि वैधानिक ड्यूटी हैं, वो इन्फोर्सेबल हैं, लॉ के द्वारा उनको इन्फोर्स किया जा सकता है। ठीक है। उसके अलावा द आइडिया बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज वाज टू इम्पोज द ऑब्लिगेशन ऑफ द चिल्ड्रन। यहाँ पे राइट नहीं होगा, क्या होगा, फंडामेंटल ड्यूटी किस लिए स्टार्ट की गई थी कि जो भी लोग हैं उनके मन में यह बात अनिवार्यता लाई जा सके कि कोई भी अगर अपने फंडामेंटल राइट को एंजॉय करना चाहता है तो उसके बदले में उसको कुछ समझदारी बरतनी पड़ेगी और उसको अपनी कर्तव्यों का निर्वाह भी करना पड़ेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट 2 यहाँ पे क्यों गलत था, क्योंकि वहां पे स्टेटमेंट 2 में सीधी सीधी बात लिखी जा रही थी कि हमारा जो है क्या है, देखिए कि 40वें में, ये देखिए 40वें संशोधन में, अब यहाँ पे 40वें की बात की जा रही है और यहाँ पे 44th की बात की रही है। 44th तो 44th तो हुआ था हमारा 1978 में, लेकिन जो भी आर्टिकल 51A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो DPSP डालता है वो क्या करता है, नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है उसमें बात होगी, लेकिन यह बात करता है कि ये संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन था, तो यहीं से ये बात हमारी गलत हो जाती है। तो सिर्फ हमारा 1 सही होता है, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं 317। अब हम नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखेंगे। स्टेटमेंट 1 है हमारा कि सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट हैज बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंपोर्ट इनटू द कंट्री इंक्लूडिंग द स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। अब कोई भी मतलब जो हमारा विशेष आर्थिक क्षेत्र है वो देश में किसी भी ठोस प्लास्टिक कचरे को प्रतिबंधित करता है कि उसका आयात नहीं होना चाहिए, हमारे कंट्री में वो नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए, सॉलिड प्लास्टिक वेस्ट नहीं आना चाहिए। दूसरा स्टेटमेंट हमारे पास है कि रेशम अपशिष्ट के निर्यातकों को अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से अनुमति लेने से छूट दे दी गई है। जो भी लोग सिल्क वेस्ट का एक्सपोर्ट करते थे उनको पहले परमिशन की जरूरत होती थी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से, फॉरेस्ट से और क्लाइमेट चेंज से, अब इसमें छूट दे दी गई है। अब आप बताइए कि कौन सा इसमें सही है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट मेंशन्स आर करेक्ट। तो हमारे पास ए है, सही है, बी 1 2 सही है, सी 1 ओनली है और डी सारे के सारे हमारे सही हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा, 1 और 2 दोनों ही हमारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 318। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आप विचार कीजिए और उसके बाद विचार करने के बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन से हमारे सही है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड वाटर कंजर्वेशन आर द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ CETP। जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, जो भी अपशिष्ट जल है, गंदा पानी है, उसका उपचार और जल संरक्षण CETP का मुख्य उद्देश्य है। दूसरा है कि हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स 2008 प्रोवाइड्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नोडल मॉनिटरिंग ऑफिसेज इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। अब हर एक जिलों में एक नोडल निगरानी कार्यालय बनेगा, किसके द्वारा, 2008 के नियम के द्वारा। उससे क्या होगा कि जो भी खतरनाक कचरा का प्रबंधन है और उसका पारगमन है कि एक जगह से दूसरे जगह पे खतरनाक कचरे को भेजा जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए, उसकी निगरानी करने के लिए हर एक जिले में नोडल एजेंसी बनाई जाएगी और यह 2008 से यह शुरू किया गया है। थर्ड है, हम देखेंगे कि विच ऑफ द hazardous and other waste management handling and trans-boundary movements rules 2016 has expanded its ambit by including other waste। अब इसमें पहले जहां पे सिर्फ hazardous और दूसरे वेस्ट की बात की जाती थी, उसको रूल 2016 ने और ज्यादा उसके परिप्रेक्ष्य को उसको थोड़ा और विस्तारित कर दिया गया है। इसके विस्तार करने में क्या हुआ है कि उसकी दायरे और भी बढ़ा दिए गए हैं और उसमें अन्य कचरे भी इसमें शामिल कर दिए गए हैं। अबव स्टेटमेंट को देखते हुए आप देखिए कि कौन सा हमारा कोड होना चाहिए। A23, B13, C1 and 3 और D ऑल आर करेक्ट। इसमें आप जानिए तीनों के तीनों ही हमारे सही हैं। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 319।
319 हमारा कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्टली मैच। हमें चुनना कौन सा है? नॉट करेक्टली मैच। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कि करेक्टली मैच चुनना है या नॉट करेक्टली मैच चुनना है। जो गलत है यहां पे वो चुनना है। पहला हम देखते हैं कि बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन किस चीज के लिए है? यह है खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के नियंत्रण के बारे में, मतलब कि कंट्रोल ऑफ हाइजाइडस केमिकल एंड पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशकों के बारे में। दूसरा है हमारा रॉटरडैम कन्वेंशन। रॉटरडैम कन्वेंशन है हमारा कि हाइजाइडस वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल के बारे में, मतलब कि जितने भी खतरनाक अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके प्रबंधन और उनके लास्ट में निपटान करने के बारे में है। तीसरा हम देखते हैं कि स्टॉकहोम कन्वेंशन है, वो है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, मतलब कि जैविक प्रदूषकों के बारे में। और चौथा है हमारा मीन माता सम्मेलन, जो कि पारा के प्रभाव से मनुष्यों की रक्षा करने के लिए। पारा हम जानते हैं कि मरकरी होता है। मरकरी अधिकतर आप पाएंगे कि जो हमारे बल्ब होते हैं उन सब में पाया जाता है। और लास्टली ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। अगर आप गलती से मरकरी को निगल लेते हैं तो श्योरली यू आर गोइंग टू डाई, ठीक है। और उसके काफी ज्यादा इल इफेक्ट होते हैं हमारे हेल्थ पे। तो मीन माता कन्वेंशन मरकरी के द्वारा ह्यूमंस की रक्षा करने के लिए है, ठीक है। अब हम जानते हैं कि इनमें से कौन से गलत हैं। तो आपके पास मैं ऑप्शन दिखा दे रहा हूं, चूज द करेक्ट आंसर। ए है हमारा 3-4 गलत है, बी 2-3 गलत है, सी 1-2 गलत है और डी 1-1 गलत है। मैं आपको बताऊं यहाँ पे सी 1 और 2 गलत है। कैसे होगा? अगर हम देखें कि बेसल कन्वेंशन क्या है, तो बेसल कन्वेंशन है वो खासकर हमारे जो भी हाइजाइडस वेस्ट हैं उनका डिस्पोजल ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स उसका नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई भी खतरा या फिर खतरनाक कचरा है तो उसके निपटान के लिए जो भी बाउंड्रीज है, मतलब कि एक सीमा से दूसरे सीमा के बाहर वो नहीं जाना चाहिए, उससे संबंधित है हमारा बेसल कन्वेंशन। तो ये हमारा गलत हो गया। दूसरा है हमारा रॉटरडैम कन्वेंशन। वो खासकर इस बात के लिए कि जब भी आप कोई इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड में कोई भी वस्तु अगर आप भेजते हैं तो उसमें हाइजाइडस अगर केमिकल है या फिर पेस्टिसाइड है या अगर कोई फूड प्रोडक्ट या कोई भी चीज अगर ऐसी बेचते हैं तो उसमें क्या इनका परसेंटेज है पेस्टिसाइड का या फिर कोई केमिकल का जो कि हेल्थ के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसके बारे में प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए सामने वाली कंट्री से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसल कन्वेंशन और रॉटरडैम कन्वेंशन, ये दोनों ही हमारे जो है मिसमैच थे। नेक्स्ट हम देखेंगे 320 हमारा क्या कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और उसके बाद आपको बताना है कि क्या सही है। पहला स्टेटमेंट हमारा रामसर कन्वेंशन, सबने सुना है। और रामसर कन्वेंशन इसमें कहा जा रहा है कि यह है प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए, मतलब कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए है। क्या ऐसा है? आप सोचिए। दूसरा हम देखते हैं कि जो प्लेस रामसर है रामसर कन्वेंशन में वो फ्रांस में है। सोचिए कि जो है रामसर कन्वेंशन, जो रामसर नाम का जगह है वो कहां पे है। तीसरा आप देखिए कि जो है हमारे पास सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब कि वेटलैंड होता है कि जो भी आर्द्र भूमि है, मतलब कि हमारे तालाब हो गए, झील हो गए, जहां पे भी इकट्ठा पानी होता है वो सारी जो है वेटलैंड्स के अंतर्गत आती हैं। तो आप जानिए कि सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वह वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी रूल 2010 के हिसाब से या उसी के तहत ये बनाई गई है, उसका गठन किया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें आपको क्या चुनना है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। देखिए, ए कह रहा है कि 1 और 2 दोनों ही सही है, बी कह रहा है कि सिर्फ 2 सही है, और सी कह रहा है सिर्फ 1 सही है, और डी कह रहा है सिर्फ 3 सही है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें इंसाइट देता हूं। अगर आप 320 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 320 में कहा गया रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन अगर आप पाएंगे तो रामसर कन्वेंशन के बारे में यहां पे कहा जा रहा है कि ये वन्य जीवों के संरक्षण के लिए है। यह बात बिल्कुल ही गलत है। रामसर कन्वेंशन किसके लिए है? जो भी हमारे यहाँ पे वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स के बारे में है, मतलब कि आर्द्र भूमि, आपके अगर यहाँ पे कोई भी पॉन्ड्स हो गए या फिर बड़े लेक्स हो गए, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसे वाटर बॉडी है जहां पे पानी रहता है, उसके बारे में है रामसर कन्वेंशन। तो एक हो गया हमारा गलत, ठीक है। फिर दूसरा हम देखते हैं रामसर सम्मेलन का स्थान जो है रामसर कहां पे स्थित है। तो आप रामसर यहाँ पे फ्रांस में लिखा है, लेकिन रामसर फ्रांस में नहीं है। रामसर कहां पे है? रामसर ईरान में है। तो इस तरह से दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा हमारा बिल्कुल ही सही है। तो इस तरह हमारा सिर्फ आंसर कौन सा होगा? डी ओनली 3। नेक्स्ट हम चलते हैं 321। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको कंसीडर करना है, उसके बाद आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही है, ठीक है, और कौन से सही है। 1 है हमारा कि एज पर रिसेंट अमेंडमेंट्स टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैव द राइट टू फेल द बैम्बूज ग्रोन ऑन द फॉरेस्ट एरिया। अगर आप इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, मतलब कि भारतीय वन अधिनियम
1927 में ये बना था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। उसमें अभी हाल ही में कुछ संशोधन किए गए हैं। अगर उसको ध्यान से देखें तो जो भी जंगल में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो ट्राइबल्स हो गए या जो भी वनवासी लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं, उनके पास ये अधिकार दिया गया है कि वो बैम्बू मतलब होता है बांस जो कि फॉरेस्ट एरिया में, ध्यान दीजिए दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट एरिया में अगर कोई बांस है तो उसको वो काट सकते हैं अपने यूज के लिए। ठीक है, तो आप सोचिए ये बात सही है, क्या ऐसा हुआ है? दूसरा हम देखते हैं कि इको डेवलपमेंट फोकस वाज इंप्लीमेंटेड थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन। अब जो इको डेवलपमेंट फोर्सेस जो है वो इंप्लीमेंट की गई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, किसके लिए? इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए। आप फिर से सोचिए क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसमें इन्वॉल्व है। तीसरा हम देखते हैं कि नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया under the National Action Plan on Climate Change aims at enhancing India's diminishing forest cover। अब देखिए यहां पे कहा जा रहा है कि भारत सरकार की जो नेशनल मिशन है, किस लिए? हरित भारत के लिए। किसके अंतर्गत आता है ये? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। यह जो प्लान है वो सोचता है कि भारत में जो फॉरेस्ट कवर, जो भी वन है वो गायब हो रहे हैं, उसको रोकने के लिए है, उसको बढ़ाने के लिए, ताकि भाई यहां से वन जो है गायब ना हो। अब आपको बताना है, आप इस पे विचार किए, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए है हमारा 1 2 3, बी है 2 3, सी है 1 3 और डी है 1 और 2। आपके पास एक्सप्लेनेशन इसका क्या होना चाहिए? एक्सप्लेनेशन है हमारा एक, तो हमारा स्टेटमेंट 1 बिल्कुल ही गलत है। स्टेटमेंट 1 में क्या लिखा गया था कि जो भी फॉरेस्ट एरिया में जो बैम्बूज के ट्रीज हैं, तो उसको जो वहां के रहने वाले लोग हैं, चाहे वो ट्राइबल्स हों या फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, वो उसको काट सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो अभी फिलहाल में जो चेंजेस हुए हैं, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, ये काफी पुराना है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। अंग्रेज इसको काफी रिप्रेसिव करके रखते थे, और जो भी हमारे ट्राइबल्स लोग हैं जो जंगलों से माइनर प्रोड्यूस को इकट्ठा करते थे, मान लीजिए कि शहद निकाल लिया, फल तोड़ लिए, या फिर थोड़े से अपने जलावन के लिए या कुछ बनाने के लिए उन्होंने पेड़ काट लिए, तो उनके ऊपर अंग्रेज बुरी तरीके से चार्जेस लाद देते थे और उनका ट्रायल करते थे। लेकिन 1927 को रहने दिया गया आजादी के बाद, और इसमें काफी ज्यादा सुधार किए गए, ताकि जो हमारे वन में रहने वाले लोग हैं, जो भी ट्राइबल्स लोग हैं या फिर वनवासी लोग हैं, उनको काफी सहायता मिल सके। अभी भी ये चल रहा है। अभी फिलहाल में इसमें 1927 का जो एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, उसमें बदलाव किए गए हैं। बदलाव क्या किया गया है? उसमें ये एक बात कही गई कि जो भी बैम्बूज है, बैम्बूज का मतलब होता है बांस, वो ट्रीज में नहीं आएंगे, राइट? अब वो ट्रीज में नहीं आएंगे मतलब कि नॉन फॉरेस्ट एरिया में, बिल्कुल ही ध्यान दीजिए, नॉन फॉरेस्ट एरिया में, कि जो भी बैम्बूज, बांस के पेड़ या फिर बांस जो है उगाए नहीं गए हैं फॉरेस्ट में, दूसरे जगहों पे उगाए गए हैं, वहां पे आप उगा सकते हैं। उगा करके आप उसको काट सकते हैं, और काट करके उसका ट्रांजिशन भी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे भी भेज सकते हैं, और मतलब कि आप उसका ट्रेड भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो नए संशोधन में साफ बात कही गई है कि बैम्बू इज नॉट अ ट्री। ठीक है, अब ये जब बात यहां पे कही गई है कि बैम्बू जो है वो एक ट्री नहीं है, लेकिन दिस डजंट अप्लाई टू द फॉरेस्ट एरिया। स्टेटमेंट 1 हमारा क्या कहता था कि फॉरेस्ट एरिया में रहने वाले लोग बैम्बूज को काट सकते हैं, जो भी हमारा 1927 के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में जो बदलाव किए गए हैं उसके द्वारा। यह बात बिल्कुल ही गलत है। अभी भी जो भी बैम्बूज फॉरेस्ट में पाए जाते हैं उनको अभी ट्री का दर्जा है, बाहर वाले बैम्बूज को ट्री का दर्जा नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आप बाहर से बैम्बू का प्रोडक्शन करना चाहते हैं, बैम्बू को एक खेत में उगाइए, उगा करके उसको बढ़ने दीजिए, फिर काटिए और उसका ट्रांजिशन कीजिए, उसको एक जगह पे मतलब ट्रेड के लिए बेचिए, भेजिए, वो अब आपके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन फॉरेस्ट के बैम्बूज को आप नहीं काट सकते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट 1 जो है गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 और 3 जो है हमारा बिल्कुल ही सही है। 2 और 3 क्या करता है? देखिए, एक इको डेवलपमेंट स्कीम हमारी तैयार की गई है, 1980 में इसको तैयार किया गया था। ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वो क्या करेगी कि जो भी इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन है, ऐसी जगह जहां पे काफी दूर है, वहां पे आदमी जा नहीं सकता है, और
काफी ज्यादा उसमें डिग्रेडेशन हो गया है उनके रिमोट लोकेशन की वजह से, या फिर वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वजह से। तो चूंकि जो जगह काफी दुर्गम है वहां पे कौन जाता है, वहां पे फौजी जाते हैं हमारे, और फौजी अगर वो वहां पे रहते हैं तो इस इको डेवलपमेंट फोर्सेस स्कीम के तहत वहां पे क्या करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत जो भी इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन है उस प्रदेश का वो करेंगे। बिल्कुल ही ये बात हमारी सही है। टू, थोड़ा सा भी आपको ये बात सोचने की जरूरत नहीं थी कि इको डेवलपमेंट फोर्सेस स्कीम में डिफेंस मिनिस्ट्री का क्या काम है, तो डिफेंस मिनिस्टर का काम है यहां पे डिफेंस मिनिस्ट्री का। ठीक है, फिर हम तीसरा देखते हैं कि द ग्रीन इंडिया मिशन इज वन ऑफ द 8 मिशंस अंडर द नेशनल एक्शन प्लान। अब जो ग्रीन इंडिया मिशन की मैं बात कर रहा था कि ये नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक मिशन है, तो आप जान लीजिए कि नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज में टोटल 8 मिशन है। अब ये जो 8 मिशन है उसमें ग्रीन इंडिया मिशन सिर्फ एक मिशन है। अब आप जान लीजिए कि इसमें $7 बिलियन इन्वायरमेंट इंटरवेंशन किया गया है और इसको 2011 में ये डाला गया था, लाया गया था। अब इस मिशन का क्या काम है कि इस मिशन में, मतलब ग्रीन इंडिया मिशन में, जो भी हमारा फॉरेस्ट कवर है जो धीरे धीरे डिमिनिश हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसको पहले तो आपको बचाना है कि कोई भी फॉरेस्ट जो है वो कवर खत्म ना हो, चाहे वहां पे गलती से एक्सीडेंटल आग लगने की वजह से है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से है, और बिकॉज ऑफ एनी रीजन उसको बचाना है। फिर आपको रिस्टोर करना है, मतलब कि जहां पे भी आपको लगे कि यहां से पेड़ कट गए हैं वहां पे क्या करना है, वहां पे रीफॉरेस्टेशन करना है, तो रिस्टोर करना है। उसके बाद धीरे धीरे कुछ और भी जगहों पे आप चाहें तो आप ट्रीज को लगा करके उसको फॉरेस्ट एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे जो चीज है बहुत ही अच्छा है और ग्रीन इंडिया मिशन के तहत है ये। और ग्रीन इंडिया मिशन किसका है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का एक हिस्सा है, उसमें टोटल 8 ऐसे मिशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं 322 हमारा कहता है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे दिए गए स्टेटमेंट क्या आप कंसीडर कीजिए और आपको उसमें पता लगाना है कि कौन सा सही है। हमारे पास पहला है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, NAFCC। क्या होता है, नेशनल एडेप्टेशन, ठीक है, फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। इसका काम है, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, इसका उद्देश्य है, अगर आपको हिंदी में मैं ये बताऊं कि जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि का उद्देश्य, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि जलवायु के अनुकूलन की लागत को पूरा करने में सभी राज्यों और यूटीज की सहायता करना। ठीक है, कि जो भी हमारा जलवायु है, जो भी हमारा क्लाइमेट है, उसको हेल्प करना है, उसको असिस्ट करना है कि वो क्लाइमेट एडेप्टेशन के कॉस्ट को झेल सके। ठीक है, उसमें जो भी लागत आ रही है उसमें कौन मदद करेगा, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मदद करेगी। किसकी मदद करेगी, स्टेट्स की और यूटीज की। सेकंड अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को 2008 में अपनाया गया था। नेशनल एक्शन प्लान को एडॉप्ट किया गया था कब, 2008 में। तीसरा हम देखते हैं कि देयर आर 8 नेशनल प्लान्स व्हिच फॉर्म द कोर ऑफ द नेशनल एक्शन प्लान। अब इस नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो कि राष्ट्रीय कार्य योजना है, किसके ऊपर, जलवायु परिवर्तन के ऊपर, इसके अंदर टोटल 8 राष्ट्रीय मिशन है। बिल्कुल ही बात सही है, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि जो ग्रीन इंडिया मिशन है वो इसी का एक मिशन है, तो इसमें इस तरह के टोटल 8 मिशन है। तो ये तो आपको लग रहा है कि बिल्कुल ही हमारा सही हो गया। बाकी 2 के बारे में हम डाउट है, देखते हैं कि क्या होना चाहिए। आप देखिए कि विच ऑफ द अबव मेंशन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ए है 1 2 3, बी है 2 3 और सी है ओनली 3 और डी है 1 3। मैं आपको बताता हूं कि करेक्ट ऑप्शन इसका होगा बी, मतलब कि हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। देखिए यहां पे बी में 2 3 ही सिर्फ सही है, मतलब कि 1 गलत हो गया। 1 क्या गलत है आप एक बार देख लीजिए कि नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज NFCC जो है उसको स्टेब्लिश किया गया था हमारा कब, 2015 में। किस लिए, ताकि जो भी इसमें कॉस्ट है to meet the cost of adaptation to climate change for the state and union territories of India that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change। सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए ये नहीं था, उन्हीं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए था जहां पे ऐसा लगता है कि यहां पे जो भी फॉरेस्ट कवर को या फिर वहां पे जो भी क्लाइमेट चेंजेस हैं उनका काफी ज्यादा खतरा है। इसकी स्थापना कब की गई थी, अगस्त 2015 में। ठीक है, अगस्त 2015 में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा 323
323 हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट नेपाल। नेपाल के बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है या एक से ज्यादा सही है। देखिए 1 है हमारा, नेपाल इज अ लैंडलॉक्ड कंट्री फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि एंग्लो नेपाल वॉर वॉज फ्रॉम 1840 टू 1816। फिर तीसरा क्या है, नेपाल शेयर्स बॉर्डर विद इंडिया, चाइना एंड भूटान। आप देखिए किसके बारे में कहा जा रहा है कि नेपाल एक घिरा हुआ देश है। घिरा हुआ देश किसको कहते हैं, जो कि दो साइड से बिल्कुल ही लैंडलॉक्ड हो, कहीं भी सी वगैरह में नहीं खुलता हो। एक स्टेटमेंट आपने देख लिया। दूसरा कि अंग नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में हुआ था। तीसरा, नेपाल भारत, चीन और भूटान के साथ सीमा साझा करता है। अब आप बताइए इसमें से कौन सा सही है। चलिए मैं आपको कोड दिखाता हूं। हमारे पास करेक्ट कोड है A only 1, B है हमारा 2 3, C है 1 and 2 और D है all of the above। अगर आप नेपाल की बात देखें, थोड़ा सा आपको समझने की यहां पे जरूरत है। मैं एक टेंटेटिव मैप खींचने की कोशिश करूंगा इंडिया का। ये हो गया हमारा इंडिया, राइट है, ठीक है। अब ये जो हमारा इंडिया हो गया, परेशान मत होइएगा क्योंकि मैं हाथ से खींच रहा हूं और ये काफी ज्यादा मतलब सही नहीं होगा, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हमारा इंडिया हो गया। अब ये वाला हिस्सा आप पाएंगे कि ये है हमारा चाइना, राइट। और यहां पे है कहीं सिक्किम। ये हो गया हमारा कौन सा, भूटान हो गया, भूटान, ठीक है। भूटान मतलब चाइना और इंडिया दोनों से ही इसकी बॉर्डर मिलती है। और यहां पे है नेपाल। मतलब कि नेपाल की जो सीमा है वो किससे किससे मिलेगी, एक तो हमारे इंडिया से मिलती है और दूसरी किससे मिलती है, चाइना के साथ मिलती है। तीसरी भूटान के साथ इसकी सीमा नहीं मिलती है, तो तीसरा हमारा गलत हो गया। दूसरा आप जानिए कि आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुआ ही था। और नेपाल आप देख लीजिए कि कहीं भी आप यहां पे पाएंगे कि यह सी में नहीं खुलता है, मतलब कि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। ये भी सही हो गया, मतलब 1 and 2 सी हमारा सही आंसर है। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, स्टेटमेंट 3 यहां पे गलत था। फिर आप देखिए 324 हम देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आप ध्यान से देखिए और आप बताइए कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। नीचे बिल्कुल ही ध्यान से देखने की जरूरत है कि आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, सतलज जल विद्युत निगम पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। सतलज जल विद्युत निगम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूशन ऑफ भाखड़ा नंगल पावर प्रोजेक्ट इन पंजाब। मतलब कि भाखड़ा नंगल बिजली परियोजना के निष्पादन के लिए बहुत ही जिम्मेदार है कौन, सतलज जल विद्युत निगम पावर कॉरपोरेशन। दूसरा हम देखते हैं तिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तिहरी डैम के बारे में आपने सुन रखा है। तिहरी डैम, यह तिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उत्तराखंड में है, इसके लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। पहला वाला कहां के लिए है कि भाखड़ा नंगल पावर प्रोजेक्ट के लिए पंजाब में है, सतलज जल विद्युत पावर कॉरपोरेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा है कि तिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तिहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट उत्तराखंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब हम चलते हैं तीसरा क्या कहता है, द पावर ग्रिड कॉरपोरेशन है भारत का, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत सरकार के बिजली मंत्रालय की एक महारत्न कंपनी है। अब आपने सुन रखा है महारत्न कंपनी होती है, नवरत्न कंपनी होती है, ये सब तो आपको बताना है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एक महारत्न कंपनी है या नहीं है। आपको अब इसमें क्या चुनना है, विच ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। इनकरेक्ट चुनना है, बिल्कुल ही ध्यान से देखिए, इनकरेक्ट। अब देखेंगे हमारे पास कौन कौन से कोड है। ए है ओनली 1, बी है 1 2 3, सी है 1 3 और डी है कोई भी ऊपर में से कोई भी नहीं। तो आप यहां पे देखते हैं चूंकि किसकी बात कही जा रही है, यहां पे बात कही जा रही है इनकरेक्ट होने की, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि कौन सा इनकरेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, क्योंकि स्टेटमेंट आप यहां पे देखिए क्या है, ओनली 1, मतलब कि सिर्फ 1 जो है वो रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, यही हमें चुनना था। आप जानिए सतलज जल विद्युत निगम के बारे में थोड़ा सा कि सतलज जल विद्युत निगम, जिसका पहले नाम नाथपा जाकरी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड एनजेपीसी था, इसको स्थापित किया गया था 24 मई 1988 में और यह सतलज रिवर बेसिन हिमाचल प्रदेश में है। वहां पे क्या लिखा था, वहां पे पंजाब लिखा था, ठीक है। तो पंजाब यहां पे हमारा
पंजाब लिखा था, राइट? तो पंजाब नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं 325 में हमारा द कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आप ध्यान से पढ़िए और उसके बाद इसमें से करेक्ट को चुनिए। देखिए यहां पे नीचे वाले में कोड जहां पे चुनना है वहां पे करेक्ट लिखा है, तो यही ध्यान में रख के सुनिए कि आपको करेक्ट वाले के ऊपर आंसर मानना है। ठीक है, हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA, ये क्या है? एक वैधानिक ऑर्गेनाइजेशन है, वैधानिक संगठन है, संस्था है। किसके तहत? ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट 1948 के तहत सेंट्रल केंद्रीय विद्युतीय प्राधिकरण CEA एक वैधानिक संगठन है। हमारा स्टेटमेंट 1 हो गया। दूसरा हम देखते हैं, बकेश्वर पावर प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया। अब बकेश्वर पावर प्रोजेक्ट है भारत का सबसे बड़ा और पहला, इतना बड़ा जो है, जो जल विद्युत परियोजना है। तीसरा हम देखते हैं, द ऑटोनोमस बॉडी सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मतलब कि ऑटोनोमस बॉडी जो स्वायत्त निकाय है, केंद्रीय ऊर्जा संस्थान, ऊर्जा अनुसंधान संस्थान या विद्युत मंत्रालय के नियंत्रण में है। ठीक है, इसी के अंतर्गत आता है। अब हम आपको बताएंगे कि आपको क्या चुनना है। विच ऑफ द अबव मेंशन्स स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आपको बताना है कि ऊपर दिए गए में से कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हैं। हाँ, बस A है 1 and 2, B है 1 and 3, C है 1 2 3 और D है 1 ओनली। तो आप देखिए कि यहां पे किसकी बात कही जा रही है, कौन से हमारे सही है। तो सही हमारा कौन सा होना चाहिए? B 1 and 3। यहां पे 1 and 3, इसका मतलब 2 हमारा गलत हो गया। 2 में हम देखेंगे क्या है, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो सबसे बड़ा है और कंप्लीट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है भारत का। कौन सा? कोयना पन बिजली परियोजना भारत की सबसे बड़ी है। और यह कहां पे है? यह कोयना नदी महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का एक सबसे बड़ा बांध, मतलब जो कि जटिल प्रोजेक्ट वाइड है, जिसका नाम कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो कोयना पन बिजली परियोजना है, वो सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है जल वाला। ठीक है, आप देखिए कि यहां पे किसके बारे में कहा जा रहा था, यहां पे कहा जा रहा था बकेश्वर पावर प्रोजेक्ट, जो कि हमारा नहीं होगा। क्या होगा यहां पे? कोयना होगा। कि लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? ये होगा कोयना। बकेश्वर हमारा नहीं होगा, तो 2 हमारा गलत हो गया। 1 and 3 हमारा सही हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे कि 326 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। अब दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत कौन से स्टेटमेंट जो हैं वो हमारे सही हैं। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, इसने रिप्लेस किया है जो पहले से थी इंदिरा गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को हटा करके जो लाया गया है उसका नाम है दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। किसको इसने हटाया है? इंदिरा गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को इसने हटाया है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि यही दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, यह इसका उद्देश्य है कि सारे गांवों को बिजली प्रोवाइड किया जा सके, दिया जा सके। फिर हम तीसरा देखते हैं कि DDUGY, इसका अगला उद्देश्य है कि एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर फीडर्स के लिए, मतलब कि दोनों को अलग अलग किया जा सके, कि जहां से एग्रीकल्चर वाली चीजों को मतलब बिजली दी जाती है उसको अलग कर दिया जाए, नॉन एग्रीकल्चर फीडर्स को अलग कर दिया जाए। अब आप बताइए कि कौन सा इसमें सही है, कि सिलेक्ट द करेक्ट कोड। करेक्ट कोड है हमारे पास A 1 2 3, B है 1 and 3, C है 2 3 और D है 1 2। आप देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, C 2 3 होगा, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्लान है, एक स्कीम है, और इसको डिजाइन किया गया है कि कंटिन्यूअस पावर सप्लाई रहे रूरल इंडिया के लिए। ये वाली बात तो हमारी बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट ने इसमें लगभग 756 बिलियन $US लगाने का, किस लिए? ताकि गांवों का पूरी तरह से विद्युतीकरण हो सके। इसने रिप्लेस किया है। अब यहां पे अंतर वाली बात आती है, यहां पे क्या कहा जा रहा था, यहां पे स्टेटमेंट में कहा गया था कि इंदिरा गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को इसने रिप्लेस किया है। इंदिरा गांधी यहां पे हमारा नहीं होगा, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को इसने रिप्लेस किया है।
नेक्स्ट अब हम देखते हैं 327, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। भारत में इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम यानी कि एकीकृत बिजली विकास योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमारे पास स्टेटमेंट 1 है आईडीपीएस जो है मतलब इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आप पाएंगे कि सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन हो सके रूरल एरिया में। ठीक है, मतलब कि बिजली अगर है तो उसको अच्छी तरह से वहां पर ट्रांसमिट किया जा सके और उसका वितरण हो सके, डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। फिर दूसरा हमारा स्टेटमेंट है कि इसका अगला उद्देश्य है कि यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन हो सके मार्च 2022 तक। जितने भी गांव हैं या फिर शहर हैं, हर एक जगह पे मार्च 2022 तक बिजली लाई जा सके। तीसरा हम देखते हैं कि इस आईडीपीएस का जो एम है वो ये है कि आईटी इनेबल करना है डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर हम किसको कहते हैं? डिस्कॉम भी इसको कहा जाता है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्कॉम कंपनी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के बारे में कहा जा रहा है कि उसको अच्छी तरह से आपको क्या करना है? आईटी इनेबल करना है। आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वहां पे लगा देनी है। अब आपको बताना है कि कौन से हमारे करेक्ट कोड हैं। देखिए ए है 1 and 2, बी है only 1, सी है 1 2 3 और डी है only 3। आपको इसमें से चुनना है कौन सा सही है, तो आपका होगा करेक्ट ऑप्शन डी। यहां पे स्टेटमेंट 1 जो है वो हमारा गलत है, स्टेटमेंट 2 भी हमारा गलत है। दोनों को एक एक करके हम बात कर लेते हैं। स्टेटमेंट 1 में क्या गलत है भाई? स्टेटमेंट 1 कहता है कि इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम, वही आईपीडीएस जो है, इसका एम है कि जितना भी हमारा मतलब अर्बन एरिया है वहां पे सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन एक नेटवर्क बन सके। जबकि स्टेटमेंट में क्या दिया गया था? वहां पे दिया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण नहीं होगा, यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरिया में आईडीपीएस का उद्देश्य है बिजली पहुंचाने का। ठीक है, दूसरा हमारा स्टेटमेंट है कि यह जो ऐसा बात उसमें नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है कि मार्च 2022 तक सारे शहरी क्षेत्रों में हमें कंप्लीट यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन कर देना है। खासकर ये हमारे शहरी क्षेत्रों के लिए है और उसमें टाइम लिमिट नहीं दी गई है, हमने टाइम लिमिट ऐसे ही दे रखा है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही हमारे गलत हो गए, कथन 3 हमारा सही है। अब हम देखते हैं 328 हमारा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू उज्ज्वल एश्योरेंस डिस्कॉम योजना। अब देखिए उज्ज्वल आश्वासन डिस्कॉम योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि सही है चुनना है या सही नहीं है चुनना है। ठीक है, अब यहां पे मैंने आपको कहा था डिस्कॉम आपका क्या होता है? डिस्कॉम का मतलब होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। एक देखिए कि एक जहां पे विद्युत का उत्पादन किया जाता है वह जो है बिजली का को एक से दूसरी जगह पे भेजती नहीं है। बिजली भेजने के लिए कंपनीज होती हैं जिनको कि हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कहते हैं, तो उसके बारे में यहां पे बात की जाएगी। अब उसके बारे में स्टेटमेंट 1 है कि उदय जो है, उदय इज बेसिकली ए डेप्ट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान फॉर डिस्कॉम्स एंड इज ऑप्शनल फॉर द स्टेट्स। अब उदय जो है खास तौर पे जितने भी हमारे डिस्कॉम्स हैं वो घाटे में जा रहे हैं, उनके लिए एक ऋण पुनर्गठन योजना ये दी गई है और जो भी राज्य चाहें, मतलब उनके लिए यह वैकल्पिक है कि वो चाहें तो इसका लाभ उठा सकते हैं। फिर हम दूसरा देखते हैं कि बुक लॉसेस ऑफ डिस्कॉम्स व्हिच हैड रिड्यूस्ड इन फाइनेंशियल ईयर 16 एंड फाइनेंशियल ईयर 18 हैव नियरली डबल्ड इन 2019। जो भी डिस्कॉम्स को मतलब कि विद्युत का वितरण करने वाली कंपनीज को इनके रजिस्टर में जो भी नुकसान हो रहा था वो सत्र मतलब वित्तीय सत्र 16 में और वित्तीय सत्र 18 में वो काफी कम हो गया था और 2019 में लगभग अभी वो दुगुना हो गया है। तीसरे हमारे पास स्टेटमेंट है कि उदय स्कीम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और यह मैंडेटरी है सभी स्टेट्स के लिए कि वो उदय स्कीम को फॉलो करें। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसमें से सेलेक्ट द गिवन कोड, आपको सही कोड को चुनना है। क्या होगा? A 1 and 3 होगा, B 2 3 होगा, C 1 2 होगा और D only 2 होगा। मैं आपको बता दूं कि यहां पे C 1 and 2 हमारा सही है, तीसरा रॉन्ग है। तीसरा आप देखिए स्टेटमेंट 3 जो है वो हमारा गलत है। क्या है? यह जो स्कीम है ये अनाउंस किया था पीयूष गोयल ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे और
मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर, कोल एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी थे। कौन थे? हमारे पीयूष गोयल, उस समय में 2015 में, नवंबर 2015 में इन्होंने इस बात को अनाउंस किया था। अब जो क्या है कि यह योजना जो है उदय स्कीम, यह योजना कहती है कि स्टेट्स जो है वैकल्पिक रूप से, मतलब अगर चाहे तो ज्वाइन करें, ना चाहे तो नहीं ये ज्वाइन करें। यह स्टेट्स के लिए बिल्कुल ही वैकल्पिक योजना है और झारखंड पहला स्टेट बना है जो उदय स्कीम के अंतर्गत इसने ज्वाइन किया हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं 329, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल ग्रिड। अब नेशनल ग्रिड के संबंध में, नेशनल ग्रिड जो है वो ग्रिड क्या है? पावर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए काम में आते हैं। तो नेशनल ग्रिड के संबंध में कौन सा कथन सही है? हमारे पास स्टेटमेंट 1 है, नेशनल ग्रिड जो है एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क है और यह मेनलैंड इंडिया में है। अब इसका काम क्या है कि पावर स्टेशन को जो बड़े जो उप स्टेशन है उसके साथ जोड़ना है। फिर से मैं आपको हिंदी में बताऊं कि राष्ट्रीय ग्रिड मुख्य भूमि भारत में हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक पावर के ट्रांसमिशन के लिए एक जाल है, नेटवर्क है, ताकि विद्युत का ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह तक हो सके। अब इसके द्वारा जो भी मतलब हमारे बिजली स्टेशन है वो प्रमुख सब स्टेशनों को उनको उसके द्वारा जोड़ दिया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि हाल ही में लद्दाख को राष्ट्रीय ग्रिड के साथ जोड़ दिया गया है। तो दूसरा हो गया। तीसरा अब हम देखते हैं कि जो भी अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है, द्वीप समूह है हमारे, उसको अभी भी नेशनल ग्रिड के द्वारा, राष्ट्रीय ग्रिड के द्वारा जोड़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अब हमें यहां पे सेलेक्ट द करेक्ट कोड को ध्यान में रखना है और हमें बताना है कि इसमें से कौन से सही है। ठीक है, हमारे पास है A 1 2, B 2 3 और C है 1 2 3 और D है only 1। अब आप देखिए कि इसमें कौन सा सही होगा। आपको मैं बताता हूं, करेक्ट ऑप्शन C है। C में हमारा क्या है? 1 2 3 तीनों ही हमारे सही है। चौथा हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। देखिए 330 क्वेश्चन नंबर है कि कौन सा स्टेटमेंट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सही है। तो आप देखिए कि PMUY इसका मेन उद्देश्य है कि फ्री LPG दिया जाए किसको? जो भी लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे हैं, उनको फ्री में LPG सिलेंडर्स दिए जाए प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत। दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं कि PMUY ये औरतों को इंपावर करने के लिए है, कि महिलाओं को सशक्त बनाना है और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए है। तीसरा हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया है और मतलब लागू किया गया है और कार्यान्वित इसको किया जाता है। तो 3 हमारे पास स्टेटमेंट हो गए। अब हमें करेक्ट कोड चुनना है। A है हमारा 1 and 2, B है 2 3, C है only 2 और D है 1 3। यहां पे करेक्ट ऑप्शन हमारा C होगा, मतलब कि सिर्फ हमारा only 2। ठीक है, अगर C only 2 सही है मतलब कि 1 और 3 दोनों ही 1 and 3 तीनों ही गलत, मतलब दोनों ही गलत है। देखिए 1 कैसे गलत है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है ये लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था? 1 मई 2016 को। इसका काम क्या है? लगभग 50 मिलियन LPG कनेक्शन इसके तहत जितनी भी औरतें हैं, यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, वुमेन को, जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से हैं, BPL फैमिली से जो औरतें हैं, उनको बिजली देने का काम इसके तहत किया जाना था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगली बात जो कही जाती है कि स्टेटमेंट 3 है वो हमारा गलत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा इंप्लीमेंट की गई है, न कि यहां पे आप देख रहे हैं क्वेश्चन में लिखा गया है कि यह बिजली मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है। तो ये गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस होगा हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं 331, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। अब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में कौन से स्टेटमेंट जो है वो हमारे करेक्ट है, सही है। 1 हमारा PNGRB
पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड की ही बात की जा रही है यहां पे। इसका काम है कि जितने भी हमारी पीएनजी है, ठीक है, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, उसके प्राइजेस को मॉनिटर करना है सबसे पहले, कि उसके मतलब जो भी दाम है उसमें कितनी वृद्धि हो रही है उसको मॉनिटर करना है। और अगर उसके बारे में मतलब कि पेट्रोलियम नेचुरल गैस के बारे में कोई भी आप देखेंगे कि अनफेयर मीन्स का, कि मान लीजिए कोई अतिरिक्त फायदा लेकर के उसका ट्रेड करता है, तो उसको इसका काम है कि रोके। तो पीएनजी का पहला हो गया। दूसरा हम देखते हैं कि पीएनजीआरबी, वही पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का एक है, हैज द सेम पावर्स एज द सिविल कोर्ट टू सेटल डिस्प्यूट। मतलब कि जैसे सिविल कोर्ट के पास अधिकार होते हैं वैसे ही अधिकार हमारे पीएनजीआरबी के पास है कि वह विवादों को निपटारा कर सके। तीसरा हम देखते हैं कि इस पीएनजीआरबी के जो भी डिसीजन होंगे उसके खिलाफ अपील जो है वो हाई कोर्ट्स में की जा सकती है। तो 3 हमारे स्टेटमेंट हमने यहां पे देख लिए। करेक्ट कोड अब हमें यहां पे चुनना है। ए है 2 3, बी है 1 3, सी है 1 2 और डी है कोई भी नहीं। सही आंसर हमारा यहां पे होगा सी 1 और 2। तो 1 और 2 अगर सही है तो स्टेटमेंट 3 हमारा गलत है। देख लीजिए स्टेटमेंट 3 क्या है, क्योंकि पीएनजीआरबी के फैसले के खिलाफ अपील जो होगी हमेशा अपीली जो हमारा ट्रिब्यूनल है अपीलेट इलेक्ट्रिसिटी का उसी में होगी। मतलब कि बिजली के अपीलीय न्यायाधिकरण में ही इसकी अपील की जा सकती है, हाई कोर्ट में बाद वाली बात है। ठीक है, अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 332 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट हाइड्रोकार्बन इन इंडिया। कि भारत में हाइड्रोकार्बन के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही है। स्टेटमेंट 1 है हमारा कि एक खोज की गई छोटी क्षेत्र नीति का उद्देश्य, अब यहां पे मैं किसकी बात बोल रहा हूं, स्मॉल फील्ड पॉलिसी एम्स, डिस्कवर्ड स्मॉल फील्ड पॉलिसी एम्स, स्मॉल फील्ड पॉलिसी की बात की जा रही है। तो जो नई खोजी गई है इसका उद्देश्य है कि हाइड्रोकार्बन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाया जा सके। एक हो गया हमारा। दूसरा हमारा स्टेटमेंट कि हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है। याद रखिए ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड को हम क्या कहते हैं कि यह एक ऑर्गेनिक मतलब कि कार्बनिक जिसमें कि कार्बन हो, और केमिकल मतलब रासायनिक, कंपाउंड मतलब यौगिक। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कार्बनिक रासायनिक यौगिक होते हैं जो विशेष रूप से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। दो बिल्कुल ध्यान से देखिए और सोचिए कि क्या मैं ये सही बोल रहा हूं। तीसरा आप देखिए कि हाइड्रोकार्बन का जो एक्सप्लोरेशन है, अन्वेषण है, या फिर जो उसकी लाइसेंसिंग नीति है, सभी तरह के हाइड्रोकार्बन के खोज के लिए और उसके उत्पादन के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए, मतलब यह एक समान लाइसेंस को सक्षम बनाता है। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या करता है, सभी तरह के हाइड्रोकार्बन्स के खोज और उसके प्रोडक्शन को एक समान लाइसेंस देने के लिए ये किया गया है। अब आपको देखना है कि कौन सा इसमें सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इसमें से कौन सा सही है। अब आप देखिए हमारे पास ए है 1 3, बी है 1 2 3, सी है 1 1 और डी है 1 3। हमारे पास सही क्या होगा 1 और 3। ठीक है, मतलब कि स्टेटमेंट 2 हमारा गलत हो गया। स्टेटमेंट 2 कैसे गलत हुआ, मैंने कहा कि हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड है, यह बात बिल्कुल सही है कि यह कार्बनिक होता है, रासायनिक यौगिक होता है। यौगिक हम किसको कहते हैं, जो भी दो या दो से ज्यादा अलग तरह के अणुओं से मिलकर के बना हो उसको हम कहते हैं यौगिक। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन में कहा गया है कि यह नेचुरल अकरिंग होता है और इसमें क्या क्या पाया जाता है, क्रूड ऑयल, ठीक है, जो भी कच्चा तेल हो गया या प्राकृतिक गैस हो गई, कोल हो गई या दूसरे इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्सेज इसमें होते हैं। मिल के किससे बना है, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, यह हाइड्रोजन और कार्बन, नाम ही में क्या है, हाइड्रो और कार्बन, मतलब कि सिर्फ हाइड्रो और कार्बन से मिलकर के ये बना होता है। मैंने जो उसमें प्लस ऑक्सीजन किया था, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन इसमें नहीं होगा, तो इसलिए स्टेटमेंट 2 है हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आप ध्यान दीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से सही है। अब हमारे पास स्टेटमेंट है कि देखिए 1 है
कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है और इसकी 2 रिफाइनरी है, एक विशाखापट्टनम में और दूसरी मुंबई में। फिर हम देखते हैं कि अंडर द ऊर्जा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत द गवर्नमेंट क्या करेगी, जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहां पे गैस पाइपलाइन ग्रिड के लिए फंड देगी। ठीक है। तीसरा अब हम देखते हैं कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास 2 रिफाइनरीज हैं, दोनों ही सर्टिफाइड है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। अब हमने देख लिया कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एकीकृत, ठीक है, एकीकृत और प्रबंधन प्रणाली। यहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। तो अब हमने तीनों को देख लिया। अब आपको बताना है कि कौन से तीनों में से कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हमारे पास ए है 1 2, बी है 1 3, सी है 1 सिर्फ 2 और डी है 1 2 3। हम पाएंगे कि तीनों ही हमारे सही है। 334 हम देखते हैं कि ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के बारे में है, खासकर यहां पे कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में सही है। तो ओएनजीसी विदेश लिमिटेड जो है वो पहले इसका नाम हाइड्रोकार्बन्स इंडिया लिमिटेड था। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन विदेश लिमिटेड जो है अभी, उसका पहले नाम हाइड्रोकार्बन इंडिया लिमिटेड था। पहले इसको इस नाम से जाना जाता था। दूसरा हम देखते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड is engaged in the business of transportation of crude oil and natural gas। जो हमारा ऑयल इंडिया लिमिटेड है वह कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन के बिजनेस में इंगेज है। ठीक है। अब आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ए सिर्फ 2, बी सिर्फ 1, सी बोथ 1 एंड 2 मतलब दोनों ही, और डी दोनों में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा सी की मतलब तीनों के तीनों जो हैं वो हमारे सही हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 335 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को हमें देखना है और बताना है कि भाई इसमें से सही कौन सा है। हमारे पास 1 है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी टेक्नोलॉजी के केंद्र ने भारत के पवन एटलस को विकसित किया है। विंड एटलस ऑफ इंडिया को विकसित किया गया है। दूसरा है कि बायोमास एटलस ऑफ इंडिया इज डेवलप्ड अंडर न्यू नेशनल बायोगैस एंड ऑर्गेनिक मैन्योर प्रोग्राम। मतलब कि बायोमास एटलस ऑफ इंडिया को नए राष्ट्रीय बायोगैस तथा कार्बनिक खाद योजना के तहत इसको स्टार्ट किया गया है। ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी मतलब दोनों ही, डी कोई भी नहीं। तो सी इसका सही है। सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे सही हैं। 336 हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल सोलर मिशन। राष्ट्रीय सोलर योजना, सोलर मिशन के अंतर्गत कौन से, इसके बारे में कौन से नीचे दिए गए स्टेटमेंट हमारे सही है। नंबर 1 है नेशनल सोलर मिशन, वह नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत जो 8 मिशन थे उसमें से एक है नेशनल सोलर मिशन। अभी हमने पीछे पढ़ा था नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन के बात हम वहां पे कर रहे थे। यहां पे अब आ गया है नेशनल सोलर मिशन। यह किसके अंतर्गत आता है? जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत एक पहला मिशन है। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि अंडर एनएसएम नेशनल सोलर मिशन के अंतर्गत एक संशोधित टैरिफ नीति में सभी राज्यों को वर्ष 2022 तक 10.5% सोलर आरपीओ तक पहुंचने की आवश्यकता है। मतलब कि अगर आप देखें कि रिवाइज टैरिफ पॉलिसी के हिसाब से जितने भी राज्य हैं वह 10.5% के सोलर आरपीओ तक पहुंचेंगे। अब मैं बात कर रहा हूं तीसरे स्टेटमेंट की, डेवलपमेंट ऑफ सोलर सिटी प्रोग्राम। जो सोलर सिटी प्रोग्राम है उसका विकास करना, यह है कि मिनिमम 10% रिडक्शन हो प्रोजेक्ट डिमांड में, कि भाई जो भी कन्वेंशनल एनर्जी है, जो पुराना हम बिजली यूज करते हैं, वो बिजली कहां से आती है? या तो पनबिजली से आएगी, नहीं तो फिर मतलब ताप ऊर्जा संयंत्र से आएगी जिसमें कोयले का यूज किया जाता है। तो
जो भी हमारा सोलर सिटी प्रोग्राम है इसको मतलब विकसित किया जा रहा है कि भाई 5 साल के अंत में पारंपरिक ऊर्जा की जो अनुमानित मांग है उसमें कम से कम 10% की कमी लाने जा सके। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें से कौन सा करेक्ट कोड है। ए है 1 and 2, बी है 1 and 3, सी है only 3 और डी है 1 2 3। आप बताइए कि इसमें सही कौन सा है। तो हम चलिए देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारा डी होगा। डी का मतलब होगा कि 1 2 3 तीनों ही हमारे सही हैं। फिर हम चलते हैं 337 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कोल। कोयले के बारे में अगर हम बात करें तो कौन सा कथन इसके बारे में सही है। कोल मतलब होता है कोयला। अब आप चलिए कि स्टेटमेंट 1 हम देखते हैं कि अभी फिलहाल में एट प्रेजेंट 69.5% ऑफ इंडियन पावर कैपेसिटी इज बेस्ड ऑन कोल। भारत में जो भी बिजली पैदा की जाती है उसमें से लगभग 69.5% बिजली जो है वह कोयले के द्वारा ही बनाई जाती है। अब दूसरा हम देखेंगे, कोल इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है। किसके अंतर्गत आती है ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल, जिसका हेडक्वार्टर जो है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, उसके अंतर्गत आती है। कौन? कोल इंडिया लिमिटेड नवरत्न कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत आती है, जिसका हेडक्वार्टर हमारा कोलकाता में है। एक एक पॉइंट इसमें देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्टेटमेंट 3 हम देखते हैं। 319 बिलियन टन ऑफ कोल रिजर्व। 319 बिलियन टन कोयले का रिजर्व जो है यह माना गया है कि अभी फिलहाल भारत में है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि करेक्ट कोड हमारा कौन सा होगा। ए है 23, बी है 13, सी है only 2, डी है only 1। यहां पे हम देखेंगे सही ऑप्शन होगा हमारा बी 1 and 3, मतलब कि हमारा 2 जो है वो गलत है। यहां पे लिखा है कि क्या गलत है, अब हम देखते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड एक नवरत्न कंपनी है और जो कोयला मंत्रालय के अधीन है। तो यहां पे बात है कोल इंडिया लिमिटेड जो है वो नवरत्न कंपनी न होकर के क्या है, यह एक महारत्ना कंपनी है। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि महारत्ना कंपनी है और इसका मुख्यालय बिल्कुल ही कोलकाता में है और किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 338। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको ध्यान से देखना है और आपको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। ठीक है, हमारे पास स्टेटमेंट 1 है कि लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट रिजर्व भारत में वो माना जाता है कि लगभग 45 बिलियन टन का है। दूसरा हम देखते हैं कि जो नईवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो भी कंपनी है यह एक नवरत्न कंपनी है। 2 हमारे पास स्टेटमेंट हो गए। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास कोड दिए हुए हैं। कोड को देखिए, ए है हमारा 1 and 2, बी है सिर्फ 2 और सी है only 1 और इसके आगे आप देखिए डी है नन ऑफ द एबव। तो मैं आपको बता दूं कि इसका होगा करेक्ट ऑप्शन ए, मतलब कि ए में क्या है, सारे के सारे स्टेटमेंट हमारे 1 and 2 दोनों ही हमारे सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं 339। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है और आपको बताना है कि इनमें से कौन से सही है। नंबर 1 हम देखते हैं कि जो भी सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट टैक्स एक्ट 1944 है, इसको अमेंड किया गया 1991 में और इसी के द्वारा कंज्यूमर वेलफेयर फंड बनाया गया। ध्यान दीजिए, उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना के लिए 1991 में केंद्रीय उत्पाद शुल्क और कर अधिनियम 1944 में संशोधन किया गया था। ठीक है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड, उपभोक्ता कल्याण कोष की स्थापना करने के लिए हमारे सेंट्रल एक्साइज एंड साल्ट टैक्स एक्ट 1944 में संशोधन किया गया। कब संशोधन किया गया? 1991 में। काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, बहुत ज्यादा डेटा से परेशान नहीं होना है क्योंकि जो इंडिया ईयर बुक है उसमें यूजुअली गवर्नमेंट के जितने भी ऑथराइज डेटाज हैं वही आपको मिलेंगे। तो ये अवश्य भावी आपको देखना ही है क्योंकि जो भी आपके एग्जाम्स में है ये पूछे जाएंगे और बिल्कुल ही स्टेब्लिश डेटा और सही डेटा इसमें आपको मिल जाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट आप देखिए, द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स बजटरी सपोर्ट्स एज फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट यूनिट्स फॉर कंडक्टिंग कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी हमारे स्टेट, राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम
ताकि जितने भी उपभोक्ता हैं वो जागरूक हो जाएं। उसको चलाने के लिए सरकार क्या करती है, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बजटरी सपोर्ट देती है, मतलब कि वित्तीय सहायता देती है बजट के रूप में, अपने बजट में उसका ये दिया जाता है। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा स्टेटमेंट है कि नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, ये प्रोजेक्ट है, वो काम करता है सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडी, और ये कहां है, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तहत। तो फिर से मैं आपको बताता हूं, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन एक ऐसी परियोजना है जो लोक प्रशासन के लिए भारतीय संस्थान में उपभोक्ता अध्ययन केंद्र के तहत संचालित होती है। अब आप इसके बारे में देखिए कि क्या हमारा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव मेंशन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? A 1 and 2, B है 2 3, C है 1 2 3 और D है only 2। आप यहां पे देखिए C 1 2 3 हमारे तीनों ही सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं 340 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप नीचे दिए गए स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए और आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही होगा। A 3-tier quasi judicial machinery was established under the Consumer Protection Act 1986, मतलब कि एक 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक मशीनरी स्थापित की गई थी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। दूसरा हम देखते हैं BSI, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है, इसका स्थापना किया गया था एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत, मतलब कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के द्वारा भारतीय मानकों के ब्यूरो, ठीक है, भारतीय मानकों के ब्यूरो को स्थापित किया गया था राष्ट्रीय मानक निकाय के रूप में। फिर अब हम थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं कि जो BIS हॉलमार्किंग होती है, BIS हॉलमार्किंग रेगुलेशन 2018, ये किसके अंतर्गत आता है? BIS के अंतर्गत। इसका काम क्या है? इसका काम है कि जितने भी गोल्ड की ज्वेलरी है या गोल्ड की बनी हुई कोई भी चीज है या फिर सिल्वर की ज्वेलरी है या सिल्वर का बना हुआ कोई भी चीज आर्टिफैक्ट है, उसका हॉल मार्किंग करना कि भाई यह बिल्कुल ही, मतलब जो इस पर लिखा जा रहा है, जितना क्लेम किया जा रहा है वहां तक ये बिल्कुल शुद्ध है। अब आप देखिए कि इसके बारे में सही हमारा क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? A है 1 and 2, B है हमारा 1 and 3, C है 2 3 और D है none of the above। तो यहां पे सही क्या होगा? B 1 and 3, 2 हमारा गलत होगा, क्योंकि यहां पे कहा जा रहा है, फिर से आप देखिए 2 को, भारतीय सुरक्षा अधिनियम 1986, संरक्षण अधिनियम की बात ही हो रही है यहां पे, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, उसके अंतर्गत BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को एस्टेब्लिश किया गया था एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी के रूप में। अब इसमें दूसरे में आपको क्या गलत लग रहा है? गलत मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें क्या है? ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड जो है वह एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है और यह इंडिया वर्किंग अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। अब यह एस्टेब्लिश किया गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 1986 के तहत, और वहां पे क्या लिखा है? यही बात गलत लिखी है। देखिए यहां पे लिखा है कि इसको एस्टेब्लिश किया गया था किसके तहत? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, मतलब कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट न होकर के ये BIS एक्ट ही है, BIS एक्ट ही है जो कि 1986 में लॉन्च किया गया था और यह प्रभावी हुआ था 23 दिसंबर 1986 के तहत। तो यहां पे जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड 1986 है, इसी की वजह से वो गलत है हमारा स्टेटमेंट 2। अब हम देखते हैं 341। 341 हमारा कहता है कि नीचे दिए कदमों पे आपको विचार करना है और आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। हम देखते हैं स्टेटमेंट 1 है हमारा, Commission for Agricultural Cost and Prices, set up in 1965, is a decentralized agency of the Government of India.
अब 1965 में स्थापित कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP भारत सरकार की एक विकेंद्रीकृत एजेंसी है। एक स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP, फिर वही मैं बात बोल रहा हूं, कृषि लागत और मूल्य आयोग was initially known as एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन। पहले इसको कृषि मूल्य आयोग के रूप में जाना जाता था। किसको? कृषि लागत और मूल्य आयोग को पहले कृषि मूल्य आयोग के रूप में जाना जाता था। अब यह जो रीनेम हुआ है कि इसका नाम रहेगा कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, यह जो नाम 1986 में बदला गया था। तीसरा हम देखते हैं, The commission was established to recommend minimum support prices to motivate cultivators। अब जो कमीशन जो था, इसका स्थापना इसलिए किया गया था कि जो MSP है उसको लाया जा सके, उसकी सिफारिश की जा सके, ताकि जो भी हमारे खेत में उपजाने वाले लोग हैं, कल्टीवेटर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको हेल्प मिल सके। अब हमारे पास A है only 3, B है 1 and 2, C है only 1 और D है। D में आप पाएंगे कि 1 and 3, तो हमारा 2 गलत हो गया, D हमारा सही है, मतलब कि 1 and 3 इज करेक्ट, 2 रॉन्ग है। 2 में क्या गलती है आप देखिए, यहां पे कहा जा रहा है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसका नाम पहले एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था और इसको रिकमेंड किया गया था 1985 में। यह जो नाम बदला गया था यह 1985 में बदला गया था, जबकि स्टेटमेंट में क्या लिखा है 1986 लिखा है, जो कि हमारा गलत है, 1985 होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन से हमारे सही हैं, गलत हैं। 1 देखेंगे हम, इंडिया करंटली हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अंडर नॉलेज पीपल इन द वर्ल्ड, दैट इज अराउंड 195 बिलियन। भारत में फिलहाल में वर्ल्ड के सबसे ज्यादा कुपोषित लोगों की संख्या है यहां पे, यानी लगभग 195 मिलियन। दूसरा स्टेटमेंट आप देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA 2013 में इसने इंटाइटल किया कि भाई 75% जो रूरल पॉपुलेशन है, जो गांवों की जनसंख्या है, 50% जो शहरी जनसंख्या है, इसको लगभग सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स दिया जाएगा अंडर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। जो हमारे यहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पे राशन की दुकानें हैं, उसके तहत ग्रामीण आबादी के लिए 75% और शहरी आबादी के लिए 50% तक खाद्यान्न जो है वो दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2003 के तहत ये स्टार्ट किया गया था। अब इसमें से कौन सा हमारा सही है? विच ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? A only 1, B only 2, C both 1 and 2 और D neither 1 and 2। करेक्ट ऑप्शन है C, दोनों ही हमारे सही है। नेक्स्ट हम जानेंगे 343, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉलोइंग स्टेटमेंट हम देखते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना जो है इसको आइडेंटिफाई किया गया था was to identify the poorest household among the BPL category and provide them food grains। दूसरा हम देखते हैं, the Food Corporation of India is responsible for transporting food grains to the state godowns। देखिए कहा जा रहा है कि अंत्योदय अन्न योजना यह शुरुआत की गई थी कि जो भी BPL कैटेगरी के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब कि गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनमें से भी जो काफी ज्यादा गरीब हैं उनको पहचानने के लिए और उसके बाद उनको अन्न देने के लिए शुरू की गई थी अंत्योदय अन्न योजना। दूसरा है कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको कि हम FCI भी कहते हैं, वही जिम्मेदार है कि जितना भी फूड ग्रेन्स है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके जो भी स्टेट गोडाउन्स हैं वहां तक के लिए। अब हम देखेंगे कि विच ऑफ द अबव मेंशन्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन से हमारे सही है। A only 1 सही है, B only 2 सही है, C neither 1 and 2 सही है और D दोनों ही सही है। तो आप पाएंगे कि इसमें हमारे दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। बिल्कुल ही ध्यान से आपको देख कि यहां पे बात किसकी की जा रही है कि जो करेक्टली मैच हमारा नहीं है उसकी, राइट। अब आप देखिए 344 देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। नीचे दिए गए में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है।
स्कीम है हमारा, और उसके बाद से उसके संबंधित जो हमारी मिनिस्ट्री है उसकी बात यहां पे की जा रही है। नंबर 1 स्कीम है मिड डे मील। यह आता है मिनिस्ट्री ऑफ HRD, मतलब शिक्षा विभाग के, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या फिर आप इसको शिक्षा मंत्रालय के तहत कह सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि व्हीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम, यह लिखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत आएगा। 3 देखेंगे हम, अन्नपूर्णा स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मतलब कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आती है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। ठीक है, A 3, B 2, C 1 और D चारों ही गलत है। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? B मतलब कि B गलत है। तो B में क्या है? व्हीट बेस्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट अंडर इट्स इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत आता है। गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम WBNP महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा अपनी एकीकृत बाल विकास योजना के तहत क्रियान्वित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और आपको बताना है कि भाई कौन सा इसमें सही है। नंबर 1 देखते हैं, प्राइवेट हम देखते हैं 345, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें नीचे दिए गए स्टेटमेंट को देखना है और उसके बाद इसमें पता करना है कि भाई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी PEG स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट की गई है किस लिए? कि ताकि मतलब एक से ज्यादा जो भी फूड ग्रेन्स हैं उसकी स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। जो भी फूड ग्रेन्स हैं, अनाज है, उसका स्टोरेज कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, इसके लिए प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम स्टार्ट की गई है। अब दूसरा स्टेटमेंट है कि भाई इस स्कीम के तहत जो भी गारंटी पीरियड है प्राइवेट पार्टीज के लिए वो 5 सालों का है। अब आपको बताना है कि इसमें से हमारा कौन सा सही है। A only 1, B only 2, C both 1 and 2 और D neither 1 nor 2। करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा A, मतलब कि सिर्फ हमारा 1 ही सही है, 2 जो है हमारा गलत है। यह देखिए कि PEG स्कीम जो है वो बिल्कुल ही बात सही है कि भाई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम है, और यह क्या है? गारंटी करता है कि जो भी प्राइवेट पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होंगी वो 10 साल के लिए, और जो भी पब्लिक सेक्टर एजेंसी इसमें इन्वॉल्व होंगी वो 9 सालों के लिए रहेंगी। ठीक है, अब हम देखते हैं 346 क्या है? नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और आपको बताना है कि भाई कौन सा सही है। वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी WDRA, यह डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। मतलब कि भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण WDRA जो है वो WDRA खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट कि भाई वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, वही WDRA इंप्लीमेंट या लागू करता है। क्या लागू करता है भाई? नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट NWR सिस्टम हमारे देश में लागू करता है, जिसका काम फूड ग्रेन्स का या फिर ग्रेन का प्रोडक्शन को बढ़ाना है। तीसरा हम देखते हैं कि WDRA में एक चेयरमैन और 2 मेंबर होते हैं जिनको कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। अब आप देखिए कौन सा हमारा सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 और 3 सही है। इसका मतलब कि दूसरा जो है हमारा गलत हो गया। दूसरा क्या गलत हुआ? कहा जा रहा है कि वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो भंडारण विकास और विनियामक प्राधिकरण है, यह देश में क्या करता है? ये वेयर हाउस रिसिप्ट, मतलब कि नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट देता है, जिसका काम है कि देश में फूड ग्रेन्स को बढ़ाना। ठीक है, फूड ग्रेन्स को बढ़ाना। अब ये जो बात है इसमें गलत है, क्योंकि WDRA का काम है कि जो भी हमारे किसान भाई लोग हैं उनको बैंक के द्वारा लोन दिलवाना, ताकि वो जो भी NWR है, ठीक है, NWR उसके तहत जो भी डिस्ट्रेस लोग हैं, ताकि उनका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वह पीक मार्केटिंग सीजन में मान लीजिए नहीं बिक पा रहा है, तो इस तरह से उन्हें मतलब जो
हार्वेस्ट स्टोरेज लॉस होता है कि अब वो चीज़ों को स्टोर नहीं कर पाते हैं, तो उसको अवॉइड करना है। हिंदी में आप देखिए कि WDRA द्वारा जारी किए गए जो भी रसीद दी जाती है वो किसानों को चरम विपणन के मौसम में, जब काफ़ी ज़्यादा मतलब मार्केटिंग उसकी, चूंकि मान लीजिए गेहूं की फसल हुई, गेहूं की फसल होने के बाद उसी समय अगर आप बेचना चाहें तो उस समय मार्केट उसका काफ़ी हाई होता है और आपको उसके प्राइसेस के दाम नहीं मिलते, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा। अब उसको स्टोर करने के लिए जो WDRA है वो किसानों को ऋण देता है ताकि वो उसको कहीं पे ले जाके स्टोर कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं 347 है। इसमें आपको विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, आपको गलत स्टेटमेंट को चुनना है। वन है हमारा, शुगर सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई आर रेगुलेटेड अंडर एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। भाई चीनी की बिक्री, वितरण और आपूर्ति को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विनियमित किया जाता है। ठीक है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत आता है चीनी का बेचना। फिर दूसरा हम जानते हैं कि अंटिल 1997 मतलब 1997 के पहले जो चीनी का एक्सपोर्ट था, हमारे यहाँ पे चीनी ज़्यादा होती थी, एक्सपोर्ट इसको किया जाता था, दूसरे देशों में भेजा जाता था। अब एक्सपोर्ट ऑफ शुगर वॉज कैरिड आउट बाई प्रोविजन ऑफ शुगर एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्ट 1958, 1998 के एक शुगर एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्ट, मतलब कि चीनी निर्यात संवर्धन अधिनियम 1958 के प्रावधानों के तहत चीनी का निर्यात किया जाता था। ठीक है, अब हम जानेंगे नेक्स्ट क्या है। तीसरा है, अमाउंट कलेक्टेड एज सेस बाय द शुगर सेस एक्ट 1982 इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया टू शुगर डेवलपमेंट फंड। अब जो भी चीनी उपकर अधिनियम 1982 के माध्यम से जो भी सेस इकट्ठा किया जाता था, उपकर इकट्ठा किया जाता था। अब उपकर क्या होता है, सेस को हम कहते हैं दिस इज टैक्स ऑन टैक्स, यह दोनों ही के द्वारा लगाया जाता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो जो भी चीनी के द्वारा जो मतलब शुगर सेस एक्ट 1982 था, उसके द्वारा जो भी सेस मिलता था उसको ट्रांसफर किया जाता था हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कहां पे, शुगर डेवलपमेंट फंड में। अब हम देखते हैं कि क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट कोड। A 113, B only 2, C only 3 और D जो है ऑल ऑफ द अबव, तो D होगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हम देखते हैं 348, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एथेनॉल इज एन एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट। एथेनॉल जो है एक कृषि आधारित उत्पाद है जिसका कि उत्पादन मुख्य रूप से चीनी उत्पाद के उत्पादों के द्वारा किया जाता है, मतलब एक बाई प्रोडक्ट है। जब चीनी आप फैक्ट्रीज में बनाते हैं तो उसके बाद से एक जो बाद में एक लेवल पे स्टेज पे जो चीज निकलती है उसको हम कहते हैं एथेनॉल। दूसरा स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड न्यू नेशनल पॉलिसी ऑफ बायोफ्यूल्स अंडर विच शुगर कैन हैज बीन प्रोड्यूस्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। गवर्नमेंट ने एक नई शुरुआत की गई है कि भाई जैव ईंधन पर एक राष्ट्रीय नीति को अधिसूचित किया है जिसके तहत इथेनॉल के उत्पादन के लिए गन्ने का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब आप देखिए कि इसमें से हमारा कौन सा सही है। करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा A only 2, B only 1, C both 1 and 2 और D दोनों में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे दोनों ही होंगे। आप देखिए एथेनॉल जो है चीनी के द्वारा ही एक बाई प्रोडक्ट है। जब फैक्ट्रीज में जो चीनी को बनाते हैं तो एक लेवल पे जब भी सिंथेसाइजेशन होता है तो हमें एथेनॉल मिलता है। अब सरकार जैव ईंधन जो बना रही है उसके लिए एक राष्ट्रीय नीति सरकार ने बनाई है, उसके लिए कहती है कि एथेनॉल का प्रोडक्शन कीजिए। और एथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे होगा, चूंकि वो चीनी के द्वारा ही होता है इसलिए गन्ने के द्वारा गन्ने का भी प्रोडक्शन आप कीजिए। फिर अब हम चलते हैं 349, स्कीम ऑफ मेगा फूड मार्क। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और आपको बताना है कि भाई जो मेगा फूड मार्क है उसका उद्देश्य है कि भाई एक ऐसा मैकेनिज्म दिया जाए जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को मार्केट में ले आ सके। ठीक है,
मेगा फूड पार्क का उद्देश्य है कि एक ऐसे मैकेनिज्म को, एक ऐसे चीज को बनाना, एक तंत्र को बनाना जिसके जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो वो मार्केट में आ सके। दूसरा हम देखेंगे कि यह जो स्कीम है यह एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है जहां पे हब और स्पोक मॉडल पे काम करता है कि एक जगह पे मान लीजिए मॉडल हो गया, मतलब हब हो गया, और साइड साइड से अलग अलग जगहों से स्पोक्स की तरह पे चीजें जो भी एग्रीकल्चर फूड प्रोड्यूस है वो वहां पे उस मार्केट में पहुंच जाएंगे। अब जानिए कि इसमें के बारे में कौन से स्टेटमेंट हमारे सही हैं। ए only 1, B only 2, C neither 1 and 2 और D both 1 and 2। ठीक है, तो सही हमारा आंसर होगा डी, दोनों ही सही है, मतलब कि बोथ 1 and 2। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 350 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दिए गए स्टेटमेंट को आपको देखना है और आपको बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है वह फूड प्रोसेसिंग यूनिट मतलब कि खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के आधुनिकीकरण और उसको विस्तार करने के लिए। दूसरा है कि इस योजना के 12 कंपोनेंट्स हैं, 12 घटक हैं। अब आपको स्टेटमेंट सही जो है वो चुनना है। ए है only 1, बी है only 2, सी बोथ 1 and 2 और डी neither 1 and 2। तो हमारा सही होगा ए only 1। ए only 1 में क्या है कि सिर्फ एक सही है, 2 गलत है। 2 गलत कहने का मतलब है वहां पे स्टेटमेंट में हमें कहा जा रहा था कि भाई प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 12 कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन 12 या 9 होकर के सही क्या है, 7 कंपोनेंट्स होते हैं। 7 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं देखिए, एक मेगा फूड मार्क हो गया, दूसरा इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, तीसरा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर हो गया, चौथा हो गया क्रिएशन ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज हो गया, पांचवा हो गया हमारा क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन कैपेसिटी, छठा हो गया फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, और सातवां हो गया ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशन। इसको और आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि अगर हिंदी में मैं आपको बताऊं तो सेम वही चीजें हैं। 7 घटक है, स्टेटमेंट में लिखा है 12 नहीं होगा, 7 घटक है इसके। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के एक है मेगा फूड पार्क, दूसरा है एकीकृत कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है कृषि प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचा, और चौथा है बैकवर्ड और फॉरवर्ड का लिंकेज का निर्माण, पांचवा है खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का निर्माण, छठा है खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन की अवसंरचना, और सातवां है मानव संसाधन और संस्थान। तो इस तरह से हमारे टोटल इंडिया ईयर बुक के क्वेश्चन पहुंच गए 350, सिर्फ 50 बाकी है। नेक्स्ट तुरंत ही वीडियो हमारा आने वाला है। आप प्लीज हमारे @study for civil services को उसको बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। अगर आप चाहें तो 100 डेज का जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है उसको भी ज्वाइन कीजिए और इसका लाभ उठाइए, काफी अच्छा है। और यह 21 जून से ही हमारा स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी हरी कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स, जय हिंद।